ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बड़ा अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। एंड आई होप आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होंगे इस जो हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल रही है, ठीक है। एंड दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम पढ़ेंगे वोल्केनो, ठीक है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कर लिए हैं, 6 7 लेक्चर, ठीक है। तो हमने, अगर ये फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आपको लेनी ही है, मस्ट है ये, ठीक है। ये कंपलसरी आपको लेनी बुक है, ये लाइन टू लाइन पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ इन्फॉर्मेशन इस बुक में नहीं है वो सारा इन्फॉर्मेशन हम क्लासेस में कर लेंगे, राइट। तो हमारा, हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया जिसमें वोल्केनो चैप्टर रहता था। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ये हमने प्रीवियस के लास्ट 2 क्लासेस में दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। तो विदाउट डिस्कसिंग दिस चैप्टर हम वोल्केनो नहीं समझ सकते। तो इस चैप्टर के बाद हमें अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाउ दिस वोल्केनो आर मेड, ठीक है। तो नाउ हमें पता चल गया कि वोल्केनो कैसे बनते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि डाइवर्जेंट बाउंड्री हो तो उधर भी, प्लेट की डाइवर्जेंट बाउंड्री हो उधर भी वोल्केनो मतलब मैग्मा निकलता है ना, जैसे मिड अटलांटिक रिज आपने देखा। फिर आपने देखा जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी तो वहां भी वोल्केनो आर्क समुद्र में दिखती है। फिर हमें कॉन्टिनेंट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में जब इंट्रैक्शन होता है कन्वर्जेंट वाला, तब भी हमें वोल्केनो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अपना अपना पैसिफिक प्लेट ले लो, है ना, उसके साथ जो रिंग ऑफ फायर है, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे वोल्केनो, तो पूरे डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू भी लगाएंगे। तो आई होप आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, वोल्केनिज्म क्या होता है कि जब भी कोई एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हमारी अर्थ से वोल्केनो देखा तो आपने, सुना तो होगा नाम, ठीक है, ये वोल्केनो। अच्छा, वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनिज्म क्या होता है कि अर्थ से, अगर अर्थ है, अर्थ से जो स्थैनोस्फेयर पढ़ा होगा आपने, ठीक है, यहाँ से मैग्मा होता है, ठीक है। जहाँ से कोई भी मटेरियल बाहर निकल रहा है ना, अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकल रहा है, उसी को हम बोल देंगे वोल्केनिज्म, ठीक है, वोल्केनिज्म। और वोल्केनो क्या हो गया, वो पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, जहाँ वो जहाँ से ये मटेरियल बाहर आ रहा है, उसको बोल देंगे वोल्केनो, ठीक है। समझ गए, दो चीजें आपको समझ लग गई होंगी। वोल्केनिज्म क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट टू इट सरफेस, ठीक है, सरफेस पे आएगा। और वोल्केनो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जहां से निकल रहा है इसी को बोल देंगे हम वोल्केनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी वोल्केनो के रिलेटेड। ओके, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे है कार्टर, फिर एक वर्ड आता है कैल्डेरा, फिर एक वर्ड आता है सिंडर, फिर आता है टेपरा, फिर लेहर, ठीक है, फिर आता है वोल्केनिक प्लग, देन आपने कभी सुना होगा वोल्केनिक कोन, ठीक है। अब वो मोटा मोटा आपको पता है कि वोल्केनो आपने कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, मतलब पिक्चर में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा। तो वोल्केनो कुछ इस तरह का होता है शेप, जिसमें इसके बाहर क्या निकलता है, हमारा ये जो मैग्मा था, मैग्मा। और मैग्मा क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया, अर्थ के अंदर जो मोल्टन रॉक्स है इसको मैग्मा कहते हैं। यही मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो इसको बोल देंगे लावा। मैग्मा ही जब बाहर आएगा तो इसको लावा बोल देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, जो माउथ है, माउथ है, जो एक फन्नल शेप की माउथ है यहाँ से बाहर आ रहा है, इसी को बोल देंगे कार्टर। क्या बोल देंगे, कार्टर। मतलब एक फन्नल शेप का होता है जो स्मॉल माउथ ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, जहां से वोल्केनो एरप्ट हो रहा है। एरप्शन मतलब कि फटना, वोल्केनो का फटना, ये मैग्मा का बाहर आना, इसी को बोलते हैं वोल्केनिक एरप्शन, ठीक है। अब कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं कि उनमें क्या होता है कि ये जो लावा है ये फट जाता है इधर ही, ठीक है, इस तरह भी फट जाता है, और पूरा वोल्केनो अपने अंदर ये समा लेता है, ये पूरा पोर्शन ही अपने अंदर समा लेगा, तो उसकी शेप कुछ इस तरह के बन जाएगी, ठीक है। जब ये वोल्केनो फट के और खुद को अपने आप में ही समा ले, ठीक है, तो इसी चीज को हम बोल देंगे कैल्डेरा, ये जो बना है CALDERA, ठीक है। अच्छा, अब सिंडर क्या होता है, जो वोल्केनिक, यहां से हमारा लावा निकल रहा है, ठीक है। अब जो फटा लावा निकला, ठीक है, ये जो देखा होगा ना कि इस तरह से वोल्केनो बाहर गिरता है,
ये वाली चीज है ना जो जो बाहर गिर रहा है, इसको बोलते हैं टेपरा। क्या बोलेंगे? टेपरा। टेपरा आ गया, ठीक है। अब कुछ जो हमारा वोल्केनो, ये टेपरा बाहर निकल रहा है, कुछ मटेरियल यहाँ पड़ेगा, ठीक है, वोल्केनो पर ही, और वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद सोलिडिफाई हो जाएगा, और इसी चीज को हम बोल देंगे सिंडर। क्या बोल देंगे? सिंडर। अच्छा, डेब्रिस पता है आपको क्या होती है? डेब्रिस होते हैं कीड़े, छोटा, ये अपने छोटे छोटे पत्थर हो गए, कंकर हो गए, इनको बोलेंगे डेब्रिस। अब सपोज करो कि ये जो मटेरियल बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे छोटे 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 इसका वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकलेगा, इसमें डेबरी डुबरी इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो इसी चीज को हम बोल देंगे लहर। लहर। ओके। अच्छा, अब हमारा ये जो लावा निकल रहा है, लावा, इसके अंदर अगर वाटर मिक्स हो जाए, लावा और इसके अंदर वाटर मिक्स हो जाए, प्लस ये डेब्रिस इकट्ठे हो जाएंगे, इसी को बोल देंगे हम पायरोक्लास्टिक, ठीक है। जहां बोल देंगे पायरोक्लास्टिक फ्लो। पायरोक्लास्टिक फ्लो। पायरोक्लास्टिक फ्लो किसको कहेंगे? लावा प्लस वाटर मिल जाए, और वो चलते चलते, ये मूवमेंट कर रहा है ना, इस पॉइंट से बाहर निकल रहा, और मूव करते करते डेब्रिस अपने साथ इकट्ठा कर ले, उसको बोल देंगे पायरोक्लास्टिक फ्लो। राइट। पायरोक्लास्टिक फ्लो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, तो टर्मिनोलॉजी बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है वोल्केनिक प्लग। ये क्या होता है भाई? ये हमारा एक वोल्केनो है, राइट। ये क्या आ गया ऊपर? कार्टर। यहाँ के इसके बाहर से क्या निकलेगा? अपना टेपरा। अब सपोज करो कि ये बाहर निकला टेपरा, उसके बाद ठंडा हो गया। अब इरेप्शन मतलब वोल्केनो को फटना, ये बाहर निकल रहा है। अब फटा, उसके बाद ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ये पूरा इसका कार्टर जम ही गया, है ना। ये जो ऊपर लावा था, लावा क्या होगा? सोलिडिफाई होगा। क्या हो गया? सोलिडिफाई। और इसने ब्लॉक ही कर दिया। ये जो ब्लॉक कर दिया ना, है ना, तो इसी को बोल देंगे हम वोल्केनिक प्लग। वोल्केनिक प्लग। प्लग समझते हैं ना आप? आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस में देखो तो एक होता है सॉकेट, है ना, ऊपर एक वन, ये थी, और जो इसके अंदर एक चीज लगती है, इसको बोलते हैं प्लग। तो इसके अंदर फिट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जैसे आपका फ्रिज है, तो फ्रिज का आपके पास प्लग होगा, तो आप सॉकेट में लगाओगे तो फ्रिज की पावर सप्लाई आएगी। ये चीज है प्लग। प्लग मतलब ये जो ब्लॉक करने वाला, ठीक है। तो यहाँ भी प्लग मतलब वो ब्लॉक कर लेगा, इसको बोल देंगे वोल्केनिक प्लग, ठीक है। अच्छा, अब वोल्केनिक कौन क्या हो गया? यही शेप, ये जो शेप है ना, ये मेरा वोल्केनो है। ये जो शेप है ना, इसको बोल देंगे वोल्केनिक कोन। कोन की तरह शेप होती है ना, इसको बोल देंगे वोल्केनिक कोन, ठीक है। मोटा मोटा आपको मैंने सारे जो बेसिक वर्ड हैं, टर्मिनोलॉजी, ये आपको बता दिया, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि जो हम लेक्चर अभी चलेगा, देन यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वर्ड यूज कर सकता हूँ, आई होप कि आपको समझ लग जाएगी। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बार बार ना बोलना पड़े कि कार्टर की बात कर रहा हूँ तो समझ आना उसी समय। अब ओपनिंग, वोल्केनो की ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, माउथ वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है, टॉप पे जो माउथ होगा, ठीक है। समझ गए? सेंटर समझ गए? मोटा मोटा मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे अपना कि वोल्केनो का सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वोल्केनो क्या होता है, ठीक है। फिर वोल्केनिज्म पढ़ा, वो पढ़ लिया हमने। फिर वोल्केनो बनते कैसे हैं, ठीक है, हाउ इट्स फॉर्म्ड। हाउ इट्स फॉर्म्ड, तो उसका मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि अलग अलग तरीक़ों से बन सकते हैं। जहाँ तक ओशनिक, ओशनिक प्लेट अगर हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाएगी। सबडक्ट हो जाएगी तो ये जो मटेरियल है, ये सारा क्या हो जाएगा? सबडक्शन के बाद इसका क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। यही मैग्मा जब इस पॉइंट के टक्कर होगी ना, तो यही मैग्मा फिर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा और ये मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाएगा, ये बाहर आने की कोशिश करेगा, यही मैग्मा बाहर आएगा और वोल्केनो के रूप में बाहर आएगा। इस तरह से वोल्केनो बनते हैं। हाँ, ये कन्वर्जन की बात की, डाइवर्जेंस में भी हो सकता है। ये डाइवर्जेंट प्लेट, ओशनिक 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 डाइवर्जन में क्या हुआ कि दोनों प्लेट आगे पीछे गई, और हमारा जो जो करंट थे, कन्वेंशनल करंट थे, उनमें से मैग्मा बाहर आने लगा। तो क्या बन गया? जैसे मिड अटलांटिक रिज है, तो वहां भी क्या वोल्केनिक फॉर्म है ना, ठीक है। जहाँ ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंट, ओशियन ओशन, तो ये क्या बन जाएगा?
जब टकराएंगे तो ओशियन की जो सबडक्शन होगा इधर, सबडक्शन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वोल्केनिक आर्क बन जाएगी पूरी, राइट। ये प्रीवियस क्लास में सारा डिटेल में डिस्कस किया होगा। वोल्केनो क्या है समझ गए, कैसे फॉर्म्ड होते हैं ये समझ गए, वोल्केनो की टर्मिनोलॉजी क्या बेसिक वो हमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे वोल्केनो को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, अलग अलग तरह से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसकी। अब इसको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बस साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो जहाँ तो हो सके कि इसको इरप्शन के बेस पे हम क्लासिफाई कर लें, या हम कर लें कि इसकी पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, जहाँ फिर हम कर लें इसका कि लावा टाइप कैसा है, लावा टाइप। तीन चीजें, इरप्शन कैसा है, पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, या लावा टाइप कैसा है। इरप्शन मतलब जाने की जो वोल्केनो हमारा इरप्ट जाने की फटना, कैसे फटता है, जहाँ तो हो सकता है ये फिशर, फिशर जहाँ हो सकता है हमारा सेंट्रली, सेंट्रल इरप्टेड, 1 2, इसके अंदर सब पार्ट। ओके, फिशर मतलब ये सपोज करो कि जैसे डाइवर्जेंट हो रही है दो प्लेट के बीच में, डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट में क्या होगा, मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर आ रहा ना अर्थ के अंदर से, ये है एक तरह का डाइवर्जन वाला, इसको होगा फिशर। फिशर मतलब वो समझते हो कि अगर सपोज मेरे पास पूरा कुछ एक दीवार है, दीवार में एक छोटी सी वो आ गई, कुछ ऐसा सरफेस फट गया, तो उधर से लीकेज लीकेज हो रही है जो, उसको बोलेंगे ना फिशर, ठीक है। तो लीकेज वाला जो लावा होगा ना उसको बोलेंगे फिशर, ठीक है। सेंट्रल इरप्टेड जो हमारे मैक्सिमम जितने 90% हमारे जो वोल्केनो है वो सेंट्रल इरप्टेड, इस तरह का वोल्केनो होता है ना, वोल्केनिक कोन। तो बीच में से जहाँ से ये मैग्मा, मैग्मा चैम्बर, CHAMBER, मैग्मा चैम्बर मतलब कि नीचे जो लेयर में जहाँ बहुत सारा मैग्मा है, मैग्मा बाहर आएगा वेंट के थ्रू, कार्टर के थ्रू बाहर आ जाएगा एज ए एरप्शन के थ्रू। तो ये इस तरह का जो इरप्शन होता है इसको बोलते हैं सेंट्रली इरप्टेड। सेंटर मतलब सेंटर से हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वेंट, और ये क्या बोलेंगे, कार्टर, ठीक है। पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, पीरियोडिसिटी मतलब कितनी बार फटता है, ठीक है। तो जहाँ तो होगा कि वो बार बार फटता है, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो। तो अगर वो बहुत अ, कभी फटा ही नहीं लेकिन इन फ्यूचर फटने वाला, उसको बोल देंगे डोरमेंट, डोरमेंट, ठीक है। और तीसरी तरह का होता है जो कभी फटा ही नहीं ह्यूमन हिस्ट्री में, एक्सटिंक्ट, समझ गए। एक्टिव वोल्केनो जो एटलीस्ट मिनिमम पिछले 10,000 ईयर में एक बार फटा होना चाहिए। डोरमेंट होता है जो पहले कभी नहीं फटा, पास्ट में नहीं फटा हो लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि फट जाए। एक्सटेंट है जो कभी ना फटे, ठीक है। नेवर इरप्ट, नेवर इरप्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। अब लावा टाइप पे अगर डिफाइन करें तो लावा टाइप हो सकता है, जहाँ तो हो सकता है बेसिक लावा, बेसिक लावा, यहाँ हो सकता है एसिडिक लावा, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिटेल में, अच्छा इन सबको हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इधर ही हम, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से पढ़ें, हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ इरेप्शन की। इरेप्शन के दो मोड हैं, कौन कौन सा मैंने बताया, एक हमारा मोड हो गया अपना फिशर, और दूसरा कौन सा हो गया भाई, सेंट्रली इरेप्टर, ठीक है। अब फिशर की बात करूं तो इसमें क्या रहता है कि एक वो जो क्या बोलते हैं उसको, लीकेज की तरह इरेप्शन हो रहा है, ठीक है। एक क्रैक होगा जहां फ्रैक्चर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्रैक या फ्रैक्चर, कि सपोज करो ये हमारा वोल्केनो है, तो सेंट्रल इरप्टेड क्या होगा, जो सेंटर में से इरप्ट हो रहा है। अब अगर सपोज करो इस साइड से कहीं लीकेज होने लगा लावा का, तो इधर क्या बोल देंगे, अपना फिशर, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे मिड अटलांटिक रिज है, तो उसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, दो प्लेट का डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, मेनली डाइवर्जेंट पे, ठीक है।
डाइवर्जेंट बाउंड्री पे पाया जाता है। और जो फिशकर का जो लावा होगा ना, इसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम रहती है, लो विस्कस, लो विस्कस, ठीक है। लो विस्कोसिटी मतलब कि इसका स्पीड ऑफ लावा ज़्यादा होगा, तो हाई एरिया कवर करेगा, कवर लार्ज एरिया, लार्ज एरिया। अच्छा, फिर एक और चीज़ में होती है कि ये अच्छा बेसिक चीज़ें सारी बता दी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री पे होता है। एग्जाम्पल हो तो डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सेंट्रल इरप्टेड की बात करो, पेन चेंज कर लेते हैं। एक तो होगा कि सेंटर से इरप्ट होंगे, सेंटर से इरप्ट होंगे, जैसे कि ये वोल्केनिक कोन है, इस तरह का सेंटर से इरप्शन हो रहा है। ओके, तो ये कहाँ पाए जाते हैं मेनली, डाइवर्जन पे या कन्वर्जन पे, कन्वर्जन पे पाए जाते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ओके, तो कन्वर्जन पॉइंट पे आपको वोल्केनिक आर्क भी दिखती है, राइट, है ना। और बहुत सारे मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, जब ओशनिक जो प्लेट है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट से करेगी, टकराएगी, तो इधर क्या बनेंगे, माउंटेन बनेंगे, और साथ में वोल्केनो बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वोल्केनिक माउंटेन या वोल्केनिक आइलैंड बनेंगे, ठीक है, जहाँ वोल्केनिक माउंटेन स्लैश माउंटेन भी कर सकते हैं, समझ गए। और क्या होगा कि ये बड़े एक्सप्लोसिव होते हैं, है ना, क्योंकि मैग्मा के अच्छा, आपको पता है कि बर्नौली प्रिंसिपल आपको पता होगा, कि एरिया कम होगा तो ज़्यादा वहां पे उस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये एक वेंट से निकल रहा है तो प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं। यहाँ से कि फ्रैक्चर के थ्रू निकल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके लीकेज टाइप निकल रहा है ना। और जाके मिडिल अटलांटिक रिज में आप देखो कि बहुत बड़ी रिज रिज है, तो उसमें से धीरे धीरे करके बाहर निकलता रहता है ना। और एरिया बहुत ज़्यादा कवर करता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग एग्जाम्पल, राइट। तो अगर इसकी मैं एग्जांपल करूँ, जैसे माउंट इटना, कहाँ है, इटली में। मेरे साथ साथ आप नोट बनाओगे तो बार बार नोट बनाने की जरूरत है नहीं। माउंट फूजी, फूजी तो कहाँ, देखो नाम सुनते ही आपको पता चल जाना कि जापान में होगा। आपको डोरेमोन आपने शायद बचपन में देखा होगा, तो शिजुका, नोबिता, सुगी डूगी, दिस टाइप ऑफ नेम ना, ये जापानीज नेम होंगे। तो अगर ऐसा कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कुछ इस तरह का नाम हो, तो 90% चांस है कि वो जापान के रिलेटेड होगा, राइट। चलिए, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लावा टाइप, ऑन द बेस ऑफ, थोड़ा देर कर लेता हूँ, लावा टाइप, लावा टाइप, है ना। चलिए, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, सेकंड लावा टाइप की बात करें, तो लावा टाइप जहाँ तो होगा बेसिक लावा, जहाँ तो होगा एसिडिक लावा। अब बेसिक और एसिडिक में यहाँ मतलब क्या है, बेसिक लावा क्या होगा, जिसमें सिलिकॉन का जो मात्रा है अराउंड 40% रहेगा, और फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल यानी कि अपना एल्यूमिनियम हो गया, सॉरी अपना आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू अपना सिलिकेट, ये है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लावा टाइप में अगर दूसरी चीज पढ़ें कि लो विस्कोसिटी रहेगी, लो विस्कोसिटी, ठीक है, लो विस्कोसिटी रहेगी, इसका मतलब इसके लावा की स्पीड ज़्यादा रहेगी, और ये लार्ज एरिया कवर करेगा, राइट, लार्ज एरिया कवर करेगा, है ना। और इसका जो मटेरियल होगा वो बसाल्टिक यानी कि डार्क, डार्क कलर का होगा, डार्क कलर। और मतलब इसमें क्या रहता है कि बेसिक लावा में थोड़ा एक्सप्लोसिव कम रहता है, एक्सप्लोसिविटी कम रहेगी। ये देखो सिंपल बना रहा हूँ ताकि इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे आपको ज्यादातर मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो देखा, मतलब बेसिक अलावा सिमिलर सिमिलर आपको इसका टाइप में मिलेगा। डाइवर्जेंट मतलब एक प्लेट हमारी इस तरफ जा रही है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो लावा नीचे से बाहर निकलेगा, है ना। तो एक तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी और एरिया ज़्यादा कवर करेगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपका एग्जाम्पल है। अच्छा, टेम्परेचर इसमें बड़ा ज़्यादा हाई रहता है,
हाई टेम्परेचर। ये बात इस तरह से ही आप नोट करोगे तो आपको इजीली समझ रहेगा। इसके एग्जांपल देख लो तो डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप डेक्कन ट्रैप हम आगे क्लास के एंड में पढ़ेंगे। ये मैग्मा फ्लूम से बनते हैं, ठीक है। तो फिर हो गया अपना अ, जो साइबेरियन ट्रैप है वो भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अच्छा, एसिडिक की बात करूं तो उसमें क्या रहता है भाई, एसिडिक में यहाँ सिलिकेट जो होंगे इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, 70 to 80% हमारे रहेंगे सिलिकेट, ठीक है। बाकी फेरस मटेरियल कम रहेगा। अब फेरस मटेरियल कम है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, विस्कोसिटी हायर। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो ये एरिया कम 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 कवर करेगा कंपेयर टू दिस बेसिक लावा, ठीक है। और इसका विस्कोसिटी ज़्यादा, ऑब्वियसली फ्लो स्लो होगा, फ्लो स्लो होगा। विस्कोसिटी समझ रहे हो ना। चलिए, जैसे विस्कोसिटी अपने हनी में ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर, जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी फ्लूइड की स्पीड है वो कम रहेगी, है ना। और ये मटेरियल हाई एक्सप्लोसिव रहेगा, हाई एक्सप्लोसिव लावा टाइप रहेगा। कन्वर्जन बाउंड्री पे मेनली पाया जाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। और अगर आप एसिडिक की बात करो तो कन्वर्जन बाउंड्री पे क्या मैंने पढ़ाया था कि ये कन्वर्जन हो रहा है, ओशनिक क्रस्ट नीचे जा रही है, सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे पाइलअप हो रहा है, माउंटेन बन रहा है और इरप्ट हो रहा है यहाँ से वोल्केनो। तो इस तरह के माउंटेन होंगे, ये ज़्यादा इरप्शन होता है क्योंकि वेंट से निकल रहा है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो एक्सप्लोजिव ज़्यादा रहते हैं, एक्सप्लोजिव ज़्यादा रहते हैं। चलिए, तो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन किस पे बेस किया था हमने, वो किया था कि ऑन द बेस पीरियोडिसिटी ऑफ पीआईसीटी ऑफ इरप्शन। जहां तो होंगे हमारे एक्टिव, एक्टिव, डोरमेंट, जहां एक्सटिंक्ट। एक्टिव जो एटलीस्ट 10,000 ईयर में एक ना एक बार एक्सप्लोड हुए हों, ठीक है, एरप्ट हुए हों। और जहाँ रेगुलरली इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बात करो माउंट एटना की, माउंट एटना, फिर माउंट कैल्यू, ठीक है। तो ये सारे एक्टिव वोल्केनो की उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो अगर डोरमेंट की बात करूं तो वो लॉन्ग टाइम से इरप्शन हुआ ही नहीं हो, लॉन्ग टाइम से नो इरप्शन, ठीक है, इरप्शन हुआ ही नो। लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आप लिख सकते हो माउंट मिस्टी, ये कुछ पहाड़ है, वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। फिर किलिमंजारो, किलिमंजारो, राइट। फिर आप चिम्बाराजो, चिम्बाराजो, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी इरप्ट हुए ना हो, ह्यूमन हिस्ट्री नो इरप्शन। अच्छा, ये ऐसे अगर आप पढ़ने जाओगे ना बुक में जा कहीं, तो इसका डायग्राम की तरह नहीं पढ़ाया होता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर चीज़ याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। आप क्या करो कि सबसे पहले बुक रीड करो, जो नोट्स दिए हैं ये पढ़ो, फिर और सोर्सेज पढ़ के कोई इस तरह का पिक्टोरियल फॉर्म में, जहाँ मतलब एक ग्राफ ग्रुप बना के, जहाँ ऐसे ही क्लासिफिकेशन कर करके पढ़ लो, दैट विल बी मोर इजियर, ठीक है। 10 लाइन से बेटर है एक लाइन लिखो जिसमें सब कुछ पता चल जाए। जैसे इधर लिख दिया एक्टिव 10,000 ईयर में एक बार ना एक बार इरप्ट हुआ हो, तो मुझे तो समझ लग जाएगा। अब आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ लग जाएगा। लेकिन सेम लाइन लिखी होगी तो किस तरह से लिखेंगे कि एक्टिव वोल्केनो और दोस वोल्केनो विच आर इरप्टेड एट लीस्ट विद इन 10,000 ईयर, राइट। तो जहाँ रेगुलर इरप्ट होते रहते हैं, समझ गए। तो हमें शॉर्ट में लिखना है ताकि नोट्स का मतलब ही यही है कि जो 10 पेजेस हैं उसको एक पेज में आपने श्रिंक कर दिया आपकी खुद की लैंग्वेज में, नॉट समबडी एल्स लैंग्वेज। ऐसा मत करना कि आप नोट्स के भी नोट्स पढ़ो, है ना। कि आपने क्या किया कि
इंटरनेट पे सर्च किया कि वोल्केनो चैप्टर के नोट्स हमें मिल जाए, तो वोल्केनो चैप्टर आप नोट्स लिए, उसमें आपने फिर अपने नोट्स बनाए, तो भाई आपने पढ़ा ही गया, फिर किसी के नोट्स से भी अपने नोट्स बना लिए। इससे बेटर है कि आप पहले डेप्थ में सारा पढ़ो, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। तो ये मेरे लिए अच्छे से समझ आता मुझे इस तरह से, ठीक है, कम वर्ड हो लेकिन समझ आता। जैसे मैक्स और हायर के लिए मैं इस तरह का सिंबल डालता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज के लिए इस तरह का सिंबल। तो मैं बार बार नहीं लिखता कि इंक्रीज हुआ, तो मैं टेम्परेचर के लिए टी एम, इसको ऐसे कर दूंगा टेम्परेचर, डेंसिटी के लिए डी ई एन डाल दूंगा, है ना। चलिए, तो एक्सटिंक्ट की क्या बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी एरप्ट हुए ना हो, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में, जैसे वोल्केनो लगा लो, एक मेरे पे वोल्केनो, ठीक है, ये कभी इरप्ट हुआ ही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इरप्शन, ये एक्सटिंक्ट होने से पहले भी कुछ इसके सरफेस पे कुछ धुआं वगैरह उठता रहता है, ठीक है, गरम गरम कुछ धुआं उठ रहा है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, फ्यूम रोल्स, ठीक है। फ्यूम रोल्स क्या बोल देंगे कि ये जो धुआं धुआं उठ रहा है, ठीक है, पहले लिख देता हूँ, FUMAROLES, FUMAROLES, ठीक है। तो ये हमने अपने क्लासिफाइड कर दिया वोल्केनो को तीन तरह से, एरप्शन के बेस पे, लावा टाइप के बेस पे, और पीरियोडिसिटी के बेस पे। ये है वन, ये अपना टू पढ़ लिया और एक थ्री पढ़ लिया, या वन टू और एक थ्री। आई होप का आपको समझ आ रहा होगा, एक ही पेज पे हमने कर लिया। चलिए अब हम वोल्केनो को देख लेते हैं, पीडीएफ। वोल्केनो हमने पढ़ लिया, मैग्मा क्या होता है कि अर्थ के अंदर मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा। एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। यही होता है कि अगर हम जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया, वो मैंने जो 15 मिनट में बताया, खुद रीड करने जाओगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं इसको बार बार बोलूंगा कि आप खुद रीड करो, अनटिल एंड अनलेस आप खुद रीड नहीं करोगे आपको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि स्टडी, सेल्फ स्टडी। वोल्केनो कैसे बनते हैं हमने पढ़ लिया, ठीक है, टर्मिनोलॉजी भी हमने देख ली, ठीक है। ये मैंने बताया कि मैग्मा चैम्बर, ये स्टेनोस्फेयर मैग्मा चैम्बर है। फिर ये मेन वेंट है, ये कार्टर, ये ऐश क्लाउड, मतलब जो बोल कर निकला है, ये जो बोल कर निकलता है ना इस तरह से, इसको क्या बोल देंगे अपन, टेपरा, है ना। अच्छा, इसको पैरासाइटिक वोल्केनो बोल सकते हैं, ये जो साथ साथ में निकले होते हैं ना, कि मेन वोल्केनो से जो निकल सकते हैं उसको ये भी बोल सकते हैं। ये लावा फ्लो निकल रहा है, इसी के अंदर जब लावा प्लस वाटर H2O प्लस डेबरी मिल जाएगा तो इसी को क्या बोल देंगे, पायरो प्लास्टिक फ्लो, क्या पायरोक्लास्टिक फ्लो। चलिए, कार्टर बता दिया, ये वाली ये जो ऊपर है। कल्डेरा मैंने बोला था कि एक कोई वोल्केनो है, ये ऐसे वोल्केनो होगा किसी टाइम पे, अब इसका लावा फटा और ये इसने अपने आप को ही अंदर समा लिया, और ये जो बना इसको बोल देंगे कल्डेरा, ठीक है। सिंड्रकोन कार्टर, कार्टर क्या हो गया, ये ऊपर वाला माउथ। अब सिंड्रकोन, यहाँ से लावा निकला, इधर पड़ा और ठंडा हो गया, इसी को बोल देंगे सिंड्रकोन। फ्रेगमेंटेड रॉक है, छोटे छोटे रॉक के पीस, सेंट्रली वेंट, वेंट मतलब जहाँ से लावा आ रहा है। लहर मैंने बता दिया था कि ये लावा निकला, ठीक है, लावा निकल रहा है, ठीक है, लावा निकल रहा है, और जो फैल रहा है लावा, ठीक है, ये इसी को वो जो पायरोक्लास्टिक भी हो सकता है, पायरो प्लास्टिक फ्लो भी हो सकता है इसका। तो ये जो निकल रहा है इसी को बोल देंगे लहर, और टेपरा मैंने बताया था वोल्केन से निकलने वाला मटीरियल, इसी को बोल देंगे टेपरा। डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। एक बार पॉज करो वीडियो, इधर ही एक बार देखो कि हमने जो पढ़ा क्या वो आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। अगर हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये वीडियो ओपन किया है तो इसी वीडियो को देख के आपको लग गया कि समझ आया, आया नहीं आया तो छोड़ देना, टॉपिक ही छोड़, नहीं नहीं नहीं। हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ ना आया हो, राइट। तो आप क्या करोगे, अगर आपको मेरे से समझ नहीं आ रहा तो किसी और की वीडियो देख के समझना है, आपका इंपॉर्टेंट है पढ़ना, समझ गए। तो अगर किसी और का समझ नहीं आ रहा तो इधर आके देख लो, है ना। कोई टीचर लवर नहीं होना चाहिए कि मुझे ये टीचर अच्छा लगता है इसी से पढ़ना है, भाई आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे पढ़ा, जहां आपका मन करता है पढ़ना, इंपॉर्टेंट इज पढ़ना, आपको एग्जाम क्लियर करना, दैट्स इट।
अच्छा, पैरासाइट कौन का मैंने जब पहले बताया ना कि ये जो मेन वेंट है ना, इधर बता देता हूँ। ये मेरा है वोल्केनो, ओके। ये पे क्या होगा, कार्टर। ये होगी मेन वेंट। ये क्या होगा, मैग्मा चैम्बर, राइट। अब इधर से कुछ लीकेज इधर होगा, इधर से मेरा कुछ लावा इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और इधर क्या होगा, इधर छोटा सा वोल्केनो बन गया, है ना। कि ये जो लावा इधर निकलेगा, इधर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठंडा होने के बाद सॉलिड हो जाएगा। फिर इसके अंदर से लावा निकलना शुरू हो जाएगा। फिर ये भी एक छोटा वोल्केनो बन गया। वोल्केनो मेन ये है और ये छोटा वोल्केनो, तो इसी को बोल देंगे पैरासाइट कोन, पैरासिटिक कोन, है ना। वोल्केनो के साथ में छोटा सा वोल्केनो। पैरासाइट तो पता है ना, पैरासाइट क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड रहे, दूसरे बायोलॉजिकल जीव पे। जैसे जुए, जुए आपने सुना होगा ना, कि हमारे इंसानों पर रहते हैं, ये पैरासाइट ही तो है ना। कुत्तों पे होते हैं पैरासाइट। कुत्तों के छोटे 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 बायोलॉजिकल वो जीव आ जाते हैं जो उनका खून पीते रहते हैं, पैरासाइट उनको कहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहे हैं जीने के लिए, है ना। और जिस पे डिपेंड रहते हैं उसको क्या बोल देते हैं, होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी। आपने वैनम मूवी देखी होगी ना, वैनम या स्पाइडरमैन देखी होगी, उसमें भी तो वैनम वैनम आता है। तो उसमें एक पैरासाइट है और एक है होस्ट। पैरासाइट क्या है, वो जो वैनम है। होस्ट कौन है, जो मेन एक्टर है जिसके ऊपर पैरासाइट वो होता है, राइट। समझ गए, चलिए हमने पढ़ लिया। फिर वोल्केनो को हमने पढ़ लिया कि तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं उसको पढ़ने के लिए, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरप्शन, और दूसरा पीरियोडिसिटी ऑफ एरप्शन, और लावा टाइप। समझ गए, चलिए एक बार पढ़ लेना, समझ लग जाएगा आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ओके, वोल्केनिक लैंडफॉर्म। वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मतलब कि जो उसका स्ट्रक्चर टाइप, ऐसा समझ लो कि किस तरह का है। तो ये दो तरह का हो सकता है, जहाँ तो हो सकता है इंट्रूसिव, जहाँ तो होता है एक्सट्रूसिव। कौन कौन सा, दो तरह का। जहाँ तो हो जाएगा एक्सट्रूसिव, ये XTRUSIV, या दूसरा क्या हो जाएगा, इंट्रूसिव। ठीक है। अब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में क्या अंतर होता है। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर से हमें दिख रहा है, कैन सी विद नेकेड आई, ठीक है, बाहर से हमें दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, ठीक है। इंट्रूसिव होगा जो अंदर होगा, ये हमें दिखेगा नहीं दिखेगा। जैसे ये मेरा एक वोल्केनो, ये आ गया मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर स्थैनोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ से आ गया लावा, बाहर निकल रहा है। ये जो कोन दिख रहा है ना, ये हो गया एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो अंदर वाली चीज है ना, जहां भी कुछ शेप्स बने होंगे, इनको क्या बोल देंगे, इंट्रूसिव। ओके, समझ गए, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ओके, तो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो वो वोल्केनो होता है जिसमें सिलिकेट थोड़ा कम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि विस्कोसिटी हाई होगी, है ना। अब सिलिकेट किस में प्रेजेंट होता है, एक्सिटी या बेस में, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, शील्ड वोल्केनो होगा, इसकी लेक्स एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत कम एक्सप्लोसिव होते हैं अनटिल हमारा पानी से टकराए। जब शील्ड वोल्केनो में वाटर H2O के साथ इसका कनेक्ट होगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये बड़ा एक्सप्लोसिव हो जाता है। अदरवाइज इसकी एक्सप्लोसिविटी बहुत कम रहती है ना। फिर हम देखें कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो वो होते हैं ऐसे वोल्केनो जो लेयर बाय लेयर बनते हैं, ठीक है। ये मेरा वोल्केनो, ठीक है, ये एक थोड़ा सा फ्लो निकला, ठीक है, उसके बाद ये सॉलिडिफाई हो गया। फिर फिर से ये थोड़ा सा लीकेज हुआ, फिर इसके ऊपर आया, फिर एक और लेयर बन गई, राइट। फिर क्या हुआ, ये भी सॉलिडिफाई हो गया, फिर तीसरी लेयर बनी। ये जो लेयर फॉर्मेट होते हैं इसको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो। और इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेटो वोल्केनो, STRATO वोल्केनो। समझ गए, शील्ड वोल्केनो कौन से, और ये स्ट्रेटो, समझ गए। शील्ड वोल्केनो ना, ये छोटे होते हैं, डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है, छोटे।
थोड़े कम तरह के। ओल्ड और ये कंपोजिट वाले होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं इनसे, राइट। ओके। फिर हम पढ़ेंगे अपना कैल्डेरा, थर्ड, सेकंड, वन, थर्ड। कैल्डेरा, कैल्डेरा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारा वोल्केनो था। अब इतना प्रेशर बन के कि फट गया, इसके अंदर ही इसने अपने आप को संभाल लिया। अब बहुत सी बड़ा माउथ ओपनिंग हो जाएगी, इसी को बोल देंगे कैल्डेरा। ये कैल्डेरा फार्म की होती है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मिड ओशनिक रिज, मिड ओशनिक वोल्केनो, रिज वोल्केनो। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डाइवर्जन जो प्लेट होती है हमारी, फॉर एग्जांपल अपना मिड अटलांटिक रिज ले लो, डाइवर्जन बाउंड्री में भी मैग्मा बाहर आएगा, तो लेयर बाय लेयर बनेगा इधर भी, है ना। तो ये जो तरह की होती है, इसको हम बोल सकते हैं कि मिड अटलांटिक रीजन जो डाइवर्जेंट में बनते हैं वोल्केनो, ठीक है। ऐसे वोल्केनो जो डाइवर्जेंट बाउंड्री में बने। कौन कौन सी? ओशनिक, ओशनिक प्लेट जब डाइवर्ज करती है तो वहां क्या बनता है? रिज बनती है। चलिए, फिर एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, ये फ्लड बसाल्ट, फ्लड बसाल्ट प्रोविजन, प्रोविंसेस। अच्छा, बसाल्ट वर्ड जैसे ही आप सुनो ना, तो उसी समय दिमाग में आ जाना चाहिए कि बसाल्ट किसको बोलेंगे? ऐसा मटेरियल जो डार्क हो, ठीक है, डेंस हो, और जो मैग्मा से बना हो, ठीक है, मैग्मा, मैग्मा यानी कि बाहर आएगा तो उसको क्या बोल देंगे? लावा। तो लावा रिच होना चाहिए वो, ठीक है। फिर जिसमें फेरस मटेरियल ज़्यादा हो, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है। मैग्नीशियम और आयरन, क्योंकि फेरस मटेरियल क्या है? मैग्नीशियम आयरन, इसके लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात करें तो ये मेरा कोई वोल्केनो है, ठीक है। अब अंदर की बात चल रही है, राइट। ये आ गई वेंट। तो कुछ तो मेरा इस तरह का लीकेज हुआ होगा, राइट। कई जगह पे अलग अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी समझ में जाए। इस तरह का भी लीकेज हुआ होगा, है ना। कई जगह पे कुछ इस तरह का भी लीकेज हुआ होगा, नहीं। कई जगह सिर्फ इधर निकला, इधर ऐसा, है ना। अब ये मेरा है वोल्केनो, तो रेड से दिखा देते हैं, ठीक है। ये सारा मैग्मा, मैग्मा चैम्बर, ठीक है। मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से वेंट से बाहर निकलेगा वोल्केनो, इरप्ट ऐसे ही होगा ना, है ना। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो वोल्केनो के अंदर हमें ये दिख रहा है क्या है? वोल्केनिक कौन है ये, राइट। और यहाँ से हमारा इरप्शन हो रहा है, ये भी दिख रहा है हमें। लेकिन ये सब अंदर वाली चीजें नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ से लीकेज कुछ हो रहा है। अब इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हमें कैसे पता चला? जैसे हजारों साल के वोल्केनो हो गए, धीरे धीरे इरोजन होने लगा, ये जड़ने लगा, जड़ने लगा, जड़ने लगा, क्योंकि यहाँ से लावा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से लीकेज वाला लावा है, अंदर ही अंदर कुछ इस तरह से लीकेज हो रही होगी, क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिक का मतलब ये थोड़ा कि सिर्फ यहाँ से ही जाएगा, यहाँ से तो लीकेज वगैरह कुछ होगा ना। ये लीकेज अलग अलग तरह की है। अब ये सारा का सारा इरोड हो गया, सिर्फ ये चीजें बची कि जहाँ लावा था सॉलिडिफाई हो गया। अब लावा सॉलिडिफाई हो चुका है, बाकी इरोजन हो गया। जहाँ जहाँ लावा था ना जो सॉलिडिफाई हो गया, वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म हमने देखे, हमने स्टडी किया। जो कुछ वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजेंटल, कुछ इस तरह के शेप है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इन्हीं का अलग अलग नाम दे दिया। जो बिल्कुल हॉरिजेंटल थे ना, हॉरिजेंटल लैंडफॉर्म था, तो उनको हमने क्या नाम दिया? सिल, ठीक है। अगर ये थोड़े थिक होंगे तो इनको सिल बोल देंगे, अगर ये थिन होंगे इनको क्या बोल देंगे हम? ये शीट। समझ गए? मतलब हमारा ऐसा लैंडफॉर्म जो हॉरिजेंटल है, अगर वो है थिक उसको बोल देंगे सिल, अगर है वो थिन उसको बोल देंगे हम शीट, राइट।
तो कुछ वर्टिकल लैंडफॉर्म भी होंगे, वर्टिकल वाले को हम बोल देंगे डाइक, डी वाई के। देखो ध्यान से देखना, एक बड़ा एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा फोकस कर लेना भी, ठीक है। तो वर्टिकल लैंडफॉर्म को क्या बोल देंगे, जो वर्टिकल होंगे डाइक, वर्टिकल टू अर्थ, अर्थ के वर्टिकल होंगे। और कुछ लैंडफॉर्म ऐसे होंगे जहां पे एक डोम टाइप बना होगा, ठीक है, डोम बना, इसके अंदर बहुत सारा मैग्मा हो, यानी कि मैग्मा, यही मैग्मा बाहर निकल लावा, और कुछ इस तरह का शेप हो, इस तरह की शेप हो, ये मैग्मा इसके अंदर स्टोर है, समझ रहे हो। इसको हम बोल देंगे लैकोलिथ, लैकोलिथ। अगर ये थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में हो, कि नीचे बहुत बड़ा लार्ज डोम है और ऊपर है हमारा छोटा सा वेंट, जैसे ये है, कितना डोम है, इसको हम बोल देंगे बैकोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। और जो कुछ कनकेव टाइप के हैं ना, कनकेव, कनकेव, इसको बोल देंगे लोकोलिथ, ठीक है। और ये जो इस तरह के शेप है, इनको बोल देंगे अपन सिंक लाइन बोल देंगे, सिंक लाइन या एंटी सिंक लाइन, इनको अच्छा और नाम भी बोलते हैं, जिनको हम फैकोलिथ बोल देते हैं, फैकोलिथ। अब बोलोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो पिक्चर देखोगे तो और क्लैरिफाई होगा, लेकिन शेप याद रखना, वर्टिकल होगा तो डाइक, हॉरिजेंटल होगा सिल, अगर हॉरिजेंटल थिक है तो सिल बोलेंगे, अगर थिन है तो शीट बोलेंगे। एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर होगा जहां ऊपर डोम है और नीचे वेंट है, तो वो लेथोलिक। अगर नीचे डोम है और ऊपर वेंट है तो उसको बैथोलिथ बोलेंगे, जैसा कि ये है, ठीक है। तो एक थोड़ा कनकेव सी टाइप का स्ट्रक्चर है इस तरह का, उसको बोलेंगे लोकोलिथ। एस टाइप का इस तरह का स्ट्रक्चर है, उसको बोलेंगे हम सिंकलाइन, एंटीलाइन, जहाँ हम फैकोलिथ भी बोल सकते हैं, राइट। तो डाइक समझ गए, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे हमारा लैंडफॉर्म भी खत्म हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना वोल्केनिक लैंडफॉर्म, सिल, डाइक, लैकोलिथ, ओके। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में पढ़ा हमने, ये वोल्केनो में ये अंदर की बात चल रही है ना। बैथोलिथ बता दिया, नीचे लार्ज डोमा, ऊपर वेंट है, ठीक है, बैथोलिथ। लोकोलिथ, ये है लोको, ये है लोको। लोको मतलब सी टाइप का, सी टाइप का लोको। और लैको मतलब ऊपर एक डोम है और नीचे वेंट है, ठीक है। सिल हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो, और यही अगर बिल्कुल पतला सा वो होगा, इसको बोल देंगे शीट। अच्छा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको क्या बोल देंगे, डाइक, ठीक है। इतना ही है, बाकी और कुछ ज्यादा मत पढ़ना। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म में मैंने बताया कंपोजिट कौन है ना, ये कंपोजिट कौन है, इस तरह का, ये दिख रहा है, वो आपको समझ रहा कंपोजिट कौन, समझ गए। फिर हमने शील्ड कौन पढ़ा, शील्ड मतलब लेयर बाय लेयर से बन रहा है, ठीक है। एसिंडर कोइन, ये एसिंडर कोइन। फिर पैरासाइट कौन, ऑलरेडी बता दिया कि मेन जो हमारा वोल्केनो होगा वहां से निकलेगा, छोटा सा वेंट में से निकलेगा लावा, और एक छोटा सा मेन अपने वोल्केनो पे छोटा सा वोल्केनो बन जाएगा, इसको बन जाएगा पैरासिटिक कौन या पैरासिटिक वोल्केनो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कैल्डेरा कौन, कैल्डेरा ये देखो भाई, ये कैल्डेरा कौन, ये पहले कोई बड़ा वोल्केनो होगा जो फटा और उसने अपने अंदर ही मटेरियल सारा संभाल लिया, ये एक बड़ा सा ही बन गया ना, कार्टर इतना बड़ा बन गया, इसको बोल देंगे कैल्डेरा कौन। फ्लड बसाल्ट, ये एक तरह का फिशर टाइप भी होता है, वो लीकेज टाइप कि दो प्लेट डाइवर्जेंट हो गई तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकला, तो ये लीकेज हो गई। अच्छा, एक और तरीके से मैग्मा बाहर आ सकता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, हॉटस्पॉट कहते हैं जहाँ मैग्मा, ठीक है, ओके। तो ओशियन रिज भी पढ़ा दिया था कि डाइवर्जेंट पे मैग्मा बाहर आ रहा है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे हॉटस्पॉट क्या होता है। फिर अच्छा, मैक्सिमम जो वोल्केनो आपने देखे वो कहाँ बन रहे हैं, जहाँ तो डाइवर्जेंट प्लेट पे, जैसे मिड अटलांटिक रिज पे वोल्केनो निकल रहा है, जहाँ तो कन्वर्जेंट पे, ओशियनिक, ओशियनिक है ना, यहाँ पे बन रहे हैं, वोल्केनिक आर्क बन रही है पूरी। फिर हमने देखा जहाँ तो ओशनिक क्रस्ट के साथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करा रही है, तो वोल्केनो बन रहे हैं, और यहाँ से लावा मैग्मा बाहर निकलेगा लावा के रूप में, वोल्केनिक माउंटेन यहाँ बन जाएंगे, ठीक है।
ऐसा हमने पढ़ा कि प्लेट के साथ बड़ा संबंध है इनका, कि जहां भी प्लेट टकराएगी देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वोल्केनो। बट कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं जिनको प्लेट की जरूरत नहीं है, जो प्लेट के अंदर बनते हैं। जैसे प्लेट बाउंड्री पे बन रहे हैं ना मैक्सिमम हमारे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे हमने देखा। कुछ वोल्केनो के जहाँ प्लेट के अंदर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे कि हॉटस्पॉट बोलते हैं इनको, हॉटस्पॉट वोल्केनो। ये कैसे बनते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, सेकंड लेयर स्थैनोस्फेयर, स्थैनोस्फेयर। अब स्थैनोस्फेयर में क्या होगा, कुछ पॉइंट पे, आल दो ये पूरी सेमी सॉलिड है, एक पॉइंट पे ऐसा प्रेशर बनेगा जहां से हमारा मटेरियल बाहर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो प्लेट को चीरता हुआ बाहर आएगा, बड़े टाइम से इतना प्रेशर बन जाएगा, बाहर आने की कोशिश करेगा कि किसी पॉइंट पे फट ही जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। जैसे ये प्लेट के अंदर की सेंटर से बात कर रहा हूँ, यहाँ फट जाएगा। ये किस लिए? क्योंकि ये बहुत सारा मैग्मा इकट्ठा हो गया था यहाँ, तो फट के बाहर आएगा। तो इसी पॉइंट को बोल देंगे हॉटस्पॉट। किससे बनता है अपना? मेंटल प्लूम से, मेंटल प्लूम से। ये मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो समझो। अच्छा, डाइवर्जन में क्या देखा कि दो प्लेट थे। कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या कहती है कि कन्वेंशन बनेगी ना, जहां राइज होगा वहां से बाहर आ गया। प्लेट बाउंड्री पे बात कर रही थी वो, प्लेट बाउंड्री पे ऑलरेडी इधर गैप है, तो यहाँ से बाहर आएगा। मिड अटलांटिक रिज जैसे फॉर एग्जांपल, जहां हमने देखा कि कन्वर्जन पे ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट करा रहे हैं, तो ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट हो जाएगी कहाँ? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। तो यहाँ पे भी एक माउंटेन बनेंगे, दूसरा वोल्केनो बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे। लेकिन अगर मैं प्लेट के ऊपर बात करूं, प्लेट के, सिर्फ प्लेट के ऊपर, कुछ यहाँ पे डिवाइजर है नहीं, क्योंकि दो प्लेट नहीं, एक ही प्लेट पे बात करें। तो क्या होगा कि ये हमारी कोर है, कोर का मटेरियल भी बाहर आने की कोशिश करा किसी एक पॉइंट से। जैसे आपने ये सुना होगा ना कि अजोन लेयर फट रही है, हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर क्या है, एक लेयर है, अजोन लेयर कहते हैं, फट रही है। फट का मतलब ऐसा थोड़ा कि ये कोई सॉलिड चीज है, उधर से कोई सुराख हो गया फट गई, नहीं। इधर की हमारा कुछ ये जो गैसों का एक लेयर बनी हुई थी, गैसेस लेयर, वो लेयर यहाँ से, जो गैसेस थी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसे ही हमारा कोर जो बड़ी हाई टेम्परेचर वाली फेरस मटेरियल वाली बनी है, वहां से कई बार होता है एक पॉइंट पे हमारा लीकेज हो सकता है, ये लेयर का लीकेज हो गया। तो लीकेज हो गया, मेंटल से होता होता लिथोस्फीयर आप पहुंचता है, जहां पे जो इतना हैवी मटेरियल था ये ऊपर पहुंच के इकट्ठा हो जाता है। इसको बोलते हैं मेंटल प्लूम, PLUME, ठीक है। यही मेंटल प्लूम फिर बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, और ये बाहर निकलेगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वोल्केनो बनेंगे। फिर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। अब बाहर निकला लावा, तो लावा सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने के बाद जैसे यहाँ से एक चीज यहाँ निकली, ठीक है, सॉलिड हो गई, फिर से निकला, फिर सॉलिड हो गई, फिर से निकला, फिर सॉलिड हो गई, इस तरह का कौन बनेगा? बन जाएगा ना। तो ये वोल्केनो इससे भी बन सकते हैं, और इसी रीजन को बोल देंगे हॉटस्पॉट रीजन। तो इस तरह से भी वोल्केनो बन सकते हैं। हमने मेन वोल्केनो किससे बने थे? प्लेट की बाउंड्रीज पे। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि प्लेट की बाउंड्री पे वोल्केनो बनते हैं। अब हमने पढ़ा कि वोल्केनिक बाउंड्री को छोड़ के, प्लेट की बाउंड्री को छोड़ के वोल्केनो विद इन द प्लेट भी बन सकते हैं, प्लेट के अंदर भी। वो कैसे? कि जब हमारा टेम्परेचर अर्थ का इतना ज्यादा है, तो कोई एक लेयर में से कुछ होल हो जाएगा, इमेजिनरी होल है, कोई एक्चुअल में होल नहीं होता। वहां से कुछ मटेरियल मेंटल से होता होता मेंटल में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मेंटल प्लूम। फिर वहां से निकलेगा मटेरियल जो कि वोल्केनो के रूप में बाहर आएगा और अलग अलग वोल्केनिक लैंडफॉर्म बना देता है, ठीक है। समझ गए? और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल लें कि अपने रियूनियन आइलैंड, रियूनियन आइलैंड, ये नोटबुक पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार PYQ जब से आप देखोगे, तो जब मैंने खुद PYQ देखे तो मैंने एनालाइज किया कि बहुत सारी चीजें जो बार बार पूछ रहे हैं, बहुत सारे माउंटेन के बारे में बार बार पूछ रहा है, तो NCERT में बहुत सारे माउंटेन के बारे में नहीं दिया हुआ। सो दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है। अब एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछ लेगा, लेकिन जो बार बार पूछे हुए हैं उनको तो हम याद रख सकते हैं ना। तो ये रियूनियन आइलैंड किसका, ये हम बोल सकते हैं हॉटस्पॉट या मेंटल प्लूम की वजह से बने हुए हैं। फिर आइसलैंड की अब बात करें, आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड भी जो बना हुआ है वहां पर भी, ऑल दो आइसलैंड जो है ये मिड अटलांटिक रिज पर है, ठीक है, मिड अटलांटिक रिज। अगर आपको वर्ल्ड मैप आपको समझ आता है,
तो ये मिड अटलांटिक रिज पे, ये देखो ये है आइसलैंड अपना, ठीक है। ये कहाँ बना हुआ है? मिड अटलांटिक रिज, ये मिड अटलांटिक रिज है, ठीक है। यहाँ पे है आइसलैंड, इसके ऊपर है। लेकिन ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर जो माउंटेन है वो है इसकी वजह से, मेंटल प्लूम की वजह से, हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ से निकलता है उस रीजन को हॉटस्पॉट कर देंगे, जो वोल्केनो बन रहे हैं, ये हॉटस्पॉट वोल्केनो बोल सकते हैं आप इसको, समझ गए। चलिए, यही बात हमने की है। हॉटस्पॉट समझ गया, रीजन वेयर हीट राइज फ्रॉम द अर्थ मेंटल थ्रू कन्वेक्शन, इट डज नॉट अकर एट द प्लेट बाउंड्री। वही मैंने बताया, प्लेट बाउंड्री नहीं, ये प्लेट के ऊपर हो रहे हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है। मोस्टली वोल्केनो हमें यहाँ इस रीजन में मिलेंगे, इन दोनों रीजन बाउंड्री पे, लेकिन ये सेंटर ऑफ प्लेट की बात कर रहा है, यहाँ वाले हॉटस्पॉट, ठीक है। इट ऑकर एबनॉर्मली हॉट सेंटर फिक्स डीप नो बिलोस मेंटल प्लूम, ये बता दिया मैंने। एग्जांपल हवाई आइलैंड है, येलोस्टोन हॉटस्पॉट है, रियूनियन आइलैंड। अच्छा, ये याद रखना कि हॉटस्पॉट के कौन से हैं, फिर सिंटरकोन वाले कौन से हैं, फिर अपने शील्ड वोल्केनो कौन से हैं, ये मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। वो मोर देन एनफ होंगे, कुछ ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा डेप्थ में, इतने कि वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन हैं। सीआईसी की प्रिपरेशन करते तो मैं बोल सकता था कि आप बहुत सारे रट लो, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है ना पढ़ने को। अभी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो टीवाई के लोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे आपसे, तो आप सोचोगे यार मुझे तो आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाओगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे जाओगे, तो लास्ट सब्जेक्ट तो ये तो भूल जाओगे आप। और भी चीजें है ना इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए, तो हम लोग 100% तो कोई कर नहीं सकता सिलेबस, अगर करने जाओगे तो फिर सब्जेक्ट लवर भी नहीं बनना हमें, एक सब्जेक्ट के पीछे इतना भागना है, समझ गए। अच्छा, हॉट स्प्रिंग क्या होता है? ओके, ये मेरा अर्थ का एक व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे यहाँ प्लांट, ठीक है। ये कुछ है माउंटेन्स, और ये माउंटेन है, ये नीचे लगा लो मेंटल, ये प्लूम सब कुछ, ठीक है। ये मेंटल, ये अस्थेनोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर। अब कुछ जगह आपने देखा होगा कि एक लेक जैसा होता है, लेकिन उसमें पानी गर्म होता है। जहाँ कहीं बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पानी गर्म होगा, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से ना नीचे से ऐसे, जैसे अपने फुबारा देखा होगा ना, फाउंटेन्स, तो फाउंटेन में क्या होता है, पानी निकलता है ना ऐसे, कि नेचुरल जगह से पानी निकलता है, बाहर आता है। जो नेचुरल तरीके से गर्म पानी बाहर आता है ना, इसको बोलते हैं गीजर। और जो अपने घर पे गीजर है उसी के नाम से आया होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गीजर। और जो कुछ ऐसे लेक होते हैं जहाँ कुछ ऐसे पानी के जरिए, जहाँ पे पानी हमें गर्म मिलता है, उसको बोल देते हैं हार्ट स्प्रिंग। हार्ट स्प्रिंग कैसे बनता है? अब पानी नीचे से आया, ये रॉक रूप से इकट्ठा होकर, और जो अर्थ की खुद की जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, अर्थ की खुद की जो हीट है, इंटरनल हीट, इंटरनल हीट अर्थ की, तो उससे क्या होगा, ये पानी गर्म हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? हॉट स्प्रिंग। हमारे इंडिया में क्या होता है कि हॉट स्प्रिंग मिल जाए तो हम तो बोल देते हैं कि भाई ये देवी देवता की शक्ति है ना, साइंटिफिकली ये रीजन है, ठीक है। अच्छा, गीजर, गीजर क्या होगा कि वोल्केनिक, इंटरनल वोल्केनिक कोई जगह होगी, वहां से कनेक्टेड होगा कोई पार्ट, तो उससे क्या होगा, जो वाटर है ये गर्म हो जाएगा और एज ए बाहर निकलेगा, इसी को हम बोल देंगे गीजर। ये कोई वोल्केनो नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा, गर्म पानी। ये सर्द इलाके में भी ऐसा हो सकता है, इसको गीजर बोल देंगे। रीजन क्या होगा, किसी न किसी एंड से ये वोल्केनिक लावा की वजह से गर्म हो रहा होगा। और जो हॉट स्प्रिंग है, ये इसका क्या रीजन है? ये है अर्थ की जो खुद की जियोथर्मल एनर्जी है। रीजन ऑफ बिकॉज ऑफ द मेंटल, मेंटल में हमारा इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई है, राइट, समझ गए। फ्यूम रोल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारा वोल्केनो है, और वोल्केनो के साइड में जो धुआं निकल रहा होता है ना, गर्म धुआं, तो इन्हीं को बोलते हैं फ्यूम रोल्स, फ्यूमा रोल्स, ठीक है। ये वेपर स्टीम निकल रहा होता है। तो आई थिंक हमने बहुत सारा पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वोल्केनो, ये मैंने बताया था, ये देखो प्रीवियस क्लास में बताया था कि कॉन्टिनेंट प्लेट जब हमारे, पेन चेंज कर लेता हूँ, चलो ओके, कॉन्टिनेंट प्लेट हमारे ओशनिक प्लेट के साथ टकराएंगे तो उस पॉइंट पे माउंटेन बनेंगे, कौन से वाले? वोल्केनिक माउंटेन। तो ये देखो ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अब हमने नोट किया कि पैसिफिक के साथ एक टकरा रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा रीजन वोल्केनिक वाला रीजन बन जाता है, इसी को हम बोल देते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
ये पैसिफिक के साथ बहुत ज़्यादा वोल्केनो आपको मिलेंगे, इसी रीजन को बोलेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब आप बोलोगे कि मतलब साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में, लेकिन ये एशियन जो एशियन प्लेट है इसके ईस्टर्न साइड में, रीजन की ये प्लेट है ना ओशियन प्लेट इस तरफ जा रही है, और ये हमारा साउदर्न प्लेट है ये भी इस तरफ जा रही है, तो ये इनका कन्वर्जेंट होगा, इनका भी कन्वर्जेंट, लेकिन इनका ये इधर नहीं जा रही, अगर इधर इधर जाती तो इधर भी बनते, लेकिन हमारी साउदर्न प्लेट है वेस्टर्न तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ आ रही है, तो इन दोनों के बीच में तो नहीं बनेगा कन्वर्जेंट। ये प्लेट है ओशियन, ये इस तरफ जा रही है। अब इधर नोट करो, ये प्लेट इज ओशियन प्लेट 1, ये ओशियन प्लेट 2, ये दोनों डाइवर्स हो रहे हैं, तो इधर क्या बनेगा, रिज बनेगी। इसी रिज को क्या बोलते हैं, मिड अटलांटिक रिज, समझ गए। और ये जो अपना रीजन है वोल्केनिक वाला, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो वोल्केनो लॉन्ग द टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री बता दिया, डाइवर्जन से बनेगा, कन्वर्जन से बनेगा, हॉटस्पॉट बता दिया, जहाँ पे बाउंड्री पे नहीं बनेगा, बाउंड्रीज पे नहीं बनेगा, प्लेट बाउंड्री पे नहीं, ये हम बात करें एट द सेंटर ऑफ द प्लेट हो सकता है, साइड पे प्लेट के बाउंड्री पे नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट वाले वोल्केनो, जैसे कि हवाएं और येलोस्टोन, ये एग्जाम्पल है कुछ। अच्छा, कन्वर्जेंट बाउंड्री, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कन्वर्जन के साथ। अच्छा, ये वही बताया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, कि दुनिया के 75% जो वोल्केनिक एक्टिविटी वो हमेशा इसके इर्द गिर्द देखी जाएगी, कहाँ, कन्वर्जेंट पे। कन्वर्जेंट क्या क्या हो रहा है इधर, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कन्वर्जेंट हो रही है, राइट, तो यहाँ बन रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जितने भी कंट्रीज इसके साइड में होंगे ना, उन सब पे क्या होगा कि अगेन अगेन वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक। मैंने बताया था अर्थक्वेक क्लास में क्या होता है, वहाँ जहाँ अर्थक्वेक आते हैं, जहाँ तो वोल्केनिक से, जहाँ तो प्लेट, जहाँ की बाउंड्री होगी आपस में टकराएंगे, जिससे एनर्जी रिलीज होगी, वहाँ अर्थक्वेक आएंगे। तो यहाँ पे प्लेट बाउंड्री है, तो यहाँ अर्थक्वेक भी आएंगे, और ये वोल्केनो इरप्शन, तो इस ये भी तो रीजन है अर्थक्वेक आने का। देखो जापान जो है उस पर ही है, प्लेट पर ही है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, और फिलीपींस पे सबसे ज़्यादा आएंगे क्योंकि ये सारा उसके अंदर है। अच्छा, फिर हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं साउदर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका, साउदर्न नहीं, हाँ वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ देखो कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट। अच्छा, ये वोल्केनिक आर्क है, मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। एक पॉज करो, एक बार देख लो कहाँ का है। देखो अगर आपको मैपिंग नहीं आती तो डिफिकल्ट होगा ज्योग्राफी समझना, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैपिंग कैसे करनी है। अगर मुझसे करनी है तो कमेंट में बता देना, अदरवाइज सर ने, सुदर्शन गुर्जर सर ने ऑलरेडी पढ़ाई है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, राइट। तो बता दिया एक्टिव। अच्छा, ये याद रखना भाई कौन कौन सा है एक्टिव वोल्केनो, कौन कौन सा है। माउंट एटना स्ट्रोम्बोली इटली में है, ठीक है। माउंट एटना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछता है। बैरन आइलैंड इंडिया, इंडिया की बात करें वो तो रट्टा ही मार लो, बैरन आइलैंड इंडिया में है, एक्टिव वोल्केनो की बात है। केल्यू हवाई आइलैंड एक्टिव। अब माउंट सेंट हेलेना तो यूएसए में है, ये भी एक्टिव है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, यानी कि साउथ अमेरिका में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, सिमीरू इंडोनेशिया में, मेयोन फिलीपींस में। बैरन आइलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलन भी इंपॉर्टेंट है, यूएसए का है। एटना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे थे तो मुझे पता चला कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है इनसे क्वेश्चन। डोरमेट की बात करो तो किलिमंजारो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब किलिमंजारो की एक्चुअल जो पोजीशन है ना, वो कीनिया और तंजानिया में है। अगर ये वर्ल्ड मैप मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पे है कीनिया और तंजानिया, तो इन दोनों के बीच में है, ये होगा पॉलिटिकल मैप, यस, ये है तंजानिया और ये है कीनिया, तो इन दोनों के बीच में है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किलिमंजारो कहाँ है, एक तो हो गया पहले डोरमेंट वोल्केनो है कहाँ, तो तंजानिया प्लस कीनिया। अगर तंजानिया को तंजानिया कर देना आंसर, कीनिया को तो कीनिया आंसर कर देना। माउंट फूजी जापान में डोरमेंट। फिर एक्सटिंक्ट नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान एंड, ठीक है, ये भी देख लेना, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट थिलिसिन, ये याद कर लेना, एक ही रखना। ये भी पोपा तो मैंने कभी पीवाई के देखे, उसमें मुझे मिला नहीं, तो इतना जो जो टिक्की है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वोल्केनो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और किलिमंजारो बार बार पूछता है, ये भी देख लेना। ये वही है जो बार बार पूछे गए हैं। अब और भी बहुत सारे हैं वर्ल्ड में, अगर ये पिक्चर देखोगे तो बहुत सारे हैं। क्या सारे पढ़ने हैं, नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने हैं।
ठीक है। तो वो देखो, जैसे ये पढ़ना है हमें, हवाएं आइलैंड, एक बार देख लो हवाएं, सिर्फ हवाएं ही पढ़ना है। इसका डेप्थ में, हाँ कीलियो इंपॉर्टेंट है, कीलियो का पूछा हुआ है, कीलियो क्या है, हवाई आइलैंड का पार्ट है। ठीक है। तो फिर ये माउंट, ठीक है। फिर इसके बाद चिम्बिराजो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको। माउंट विचिस ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोम्बोली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने इंडिया के तो सारे रट्टा मार लो, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये पढ़ लिए, वोल्केनिक माउंटेन। एक बार गो थ्रू कर लो उनको। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, वोल्केनिक है ये। माउंट इटना वोल्केनिक है, फूजी। हवाई आइलैंड, ये भी सारे वोल्केनिक माउंटेन है। चलिए लेक्चर हो जाता है हमारा खत्म, अभी हम करेंगे पी बाई क्यू। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने ये चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का पढ़ा था। ठीक है, हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी। फिर हमें पता चला था कि ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, अर्थक्वेक और वोल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अर्थक्वेक आते कैसे हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि बेसिक चीजें कि वोल्केनो बनते कैसे हैं। फिर हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ इससे पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 से, उसमें मैंने आपको वोल्केनो नहीं पढ़ाया था, अब आपको वोल्केनो पढ़ना है। यहाँ से आप पढ़ोगे वोल्केनो। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी का मसला भी सॉल्व हो गया कैसे पढ़ना है, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं दिया यार, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो, वोल्केनो की बात करें तो कहाँ गया, हाँ वोल्केनो, वोल्केनो एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। चलिए, है ना। तो शील्ड वोल्केनो हमने देखा, जो एनसीईआरटी में वो तो करना ही है, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर वोल्केनो होता क्या है पढ़ लेने के बाद, शील्ड वोल्केनो क्या होता है। ठीक है, ये शील्ड वोल्केनो। सिंड्रोकॉन क्या होता है। फिर कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, लेयर बाय लेयर जो बनता है ना, इसी को हम बोल देते हैं कौन सा, स्ट्रेटो वोल्केनो। फिर मिड अटलांटिक रिज आपने पढ़ी थी, मिड ओशन रिज वो कैसे बनती हैं, है ना। फिर इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, फ्लड बसाल्ट प्रोविजन, ये हमने सब पढ़ लिया है। इंट्रूसिव में देखो बैथोलिथ, लेथोलिथ, फिर लोकोलिथ, फैकोलिथ और सिल्क सिल हमने पढ़ा। डाइक पढ़ा, वर्टिकल जो सीमेंट है। ये आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। देखो, पढ़ना तो है, सेल्फ स्टडी के बिना किसी का एग्जाम क्लियर नहीं होता, ये हार्श रियलिटी है ऑफ एग्जाम। एनसीईआरटी में एक बात नोट करो कि सीक्वेंस में कुछ नहीं है ना। अगर आप डायरेक्ट वोल्केनो पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता कि बनते कैसे हैं, तो उसके लिए ड्रिफ्ट थ्योरी हमें पढ़ना बहुत जरूरी थी कि कैसे प्लेट मूवमेंट करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, वो पढ़े अब आपको वोल्केनो समझ आ गया होगा। इसमें लेकिन फिर भी बहुत सारे माउंटेन के बारे में नहीं दिया, जो मैं आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, तो उसमें पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट है वो माउंटेन के बारे में पढ़ना। तो जो माउंटेन नहीं दिए थे वो हमने खुद कर लिए। मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा एनसीईआरटी बुक है, इसके सिवा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मटेरियल होगा मैं आपको इधर ही प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो अगर आपको पढ़ने का मन है तो जहाँ पढ़ना पढ़ो, लेकिन मैं यही कहूँगा मिनिमम रिसोर्सेस मल्टीपल रिवीजन। जो इसमें इन्फॉर्मेशन लेफ्ट आउट होगी वो हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया एक ही बुक पढ़नी है, ये वाली अपनी क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसके सिवा जो होगा वो हम क्लास में कर लेंगे, और उसके ऊपर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर है तो आप डायरेक्ट कोई टॉपिक सर्च करो, उसके आगे यूपीएससी लिख दो, कोई भी टॉप की जो वेबसाइट आएंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वहां से आप नोट्स बना सकते हो। लेकिन ये मटेरियल मोर देन एनफ है, उसके बाद पी वाई की प्रैक्टिस करो, बस हो गया। 60-70% तो हम लोग क्लास में कवर कर लेंगे, 20% पी वाई से कवर हो जाएगा। रिमेनिंग 10% तो करना ही नहीं, क्योंकि इतना 100% सिलेबस तो हम कर ही नहीं सकते, समझ गए। तो पी वाई क्यू अभी हम लगाएंगे। अच्छा, मैपिंग में आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो एक है ये होता है पॉलिटिकल मैप, जहाँ कंट्री और उसके कैपिटल दिए होते हैं, और दूसरा होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है, माउंटेन हो गया, वोल्केनो हो गया, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पी वाई क्यू की। वोल्केनो पे पी वाई क्यू हम करेंगे सारे जितने भी
डिफरेंट यूपीएससी के रेलिवेंट एग्जाम में पूछे गए, सीबीएसई, एनडीए, सीएपीएफ और सीएससी के, ठीक है। चलिए, पहला हमारा पीवाईक्यू है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप पढ़ोगे पॉज करना है वीडियो को, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, थोड़ी हैबिट डालो। जैसे मैंने क्वेश्चन किया तो तुरंत उसका आंसर पीवाईक्यू में लिखो, उसमें कमेंट सेक्शन में लिखो। गलत होता कोई टेंशन नहीं, कोई आपको कौन पकड़ के पीट रहा है, ठीक है। बच्चे तो हो नहीं कि आपको डर लग रहा है। तो नहीं, आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे। जैसे आपने क्वेश्चन किया, पॉज करो, वीडियो को आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में, और एक्सप्लेनेशन खुद उतरने की कोशिश करो। जहाँ तो आपके पास नोटबुक और पेन पड़ा है, तो नोटबुक पे लिखो क्या आंसर होगा, और अलग अलग जो ऑप्शन है वो क्यों गलत होंगे, अगर गलत हैं तो, ठीक है। ये आपको एक्सरसाइज करनी है, अदरवाइज वीडियो देख लोगे तो कोई फायदा नहीं है। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 30% आपका क्लास में होता है और 70% आपको खुद करना है। 30% प्लस 70% खुद प्रिपरेशन। जो मैंने बोला था ना 60-70% क्लास में, वो पढ़ाई एज ए सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सिलेबस कैसे कवर होगा। लेकिन जो स्टडी जो आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको एग्जाम क्लियर करना है, 30% क्लासेस से आपका कंट्रीब्यूशन है, 70% आपका खुद का, अदरवाइज नहीं होगा, खुद नहीं करोगे तो। दैट इज हार्श रियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, पहला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी इन आइसलैंड इंक्लूड्स। टेक्टोनिक एक्टिविटी का एडवांटेज क्या है आइसलैंड में? सोर्स ऑफ नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, जी बिल्कुल। टेक्टोनिक एक्टिविटी, अच्छा अगर मैं बात करूं तो ये मेरा है मैप, ठीक है। यहाँ आइसलैंड है और ये है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। प्रीवियस क्लास में मैंने आज सब कुछ पढ़ा, डाइवर्जेंट होगा तो यहाँ से मैग्मा बाहर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी रिलीज होगी। नीचे से एनर्जी आएगी ना बाहर, तो गर्मी आएगी यहाँ से, इसकी वजह से। तो नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, हाँ बिल्कुल है। क्रिएशन ऑफ द न्यू लैंड, जी बिल्कुल है। कैसे? ये जो अपना आइसलैंड है ना, ये बना ही इससे। कैसे? कि अब डाइवर्जेंट हो रहा है, मैंने बताया था मिड अटलांटिक रिज की बात करो तो डाइवर्जेंट हो रहा है, तो मैग्मा बाहर आएगा। मैग्मा बाहर आएगा तो न्यू क्रस्ट फॉर्म होगी। कौन सी क्रस्ट? ओशनिक क्रस्ट फॉर्म होगी। तो यही क्रस्ट जब बार बार बनते रहती है तो कवर, स्ट्रोक्सी करके कुछ एक जगह है इनकी आइसलैंड में, वो बनी ही सही है। तो हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जगह है। तो कहीं अगर आप कई वेबसाइट पे देखोगे तो वहाँ इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, और मैंने फिर इसको कंफर्म करने के अलग अलग एआई से पूछा, अलग अलग वेबसाइट पे चेक किया, तो कई जगह ये लिखा भी था, कई जगह नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि क्रिएशन ऑफ न्यूलैंड तो होता है। अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, हाँ जहाँ भी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी तो लोग देखने तो जाते ही हैं। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, तो 1 2 3 मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। कई बुक पे आपको सिर्फ 1 और 3 ही देगा, यानी कि सी पार्ट, ये भी मिलेगा, ठीक है। कई मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पहला और तीसरा करवाते हैं, वो नहीं बताते, ठीक है, उनके अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग। फिर मैंने इसको क्लैरिफाई करने के लिए एआई से पूछा, तो ये एआई से मैंने आंसर निकलवाया। क्यों? क्रिएशन ऑफ न्यू लैंड, क्योंकि इसी का ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रहा था। उसके कहने का सर्टिसी करके कोई जगह है, वो आइल वोल्केनिक आइलैंड फॉर्म्ड साउथ ऑफ आइसलैंड, तो एन इरप्शन बिगिनिंग इन, तो उसकी वजह से तीसरा आंसर है। और वैसे भी डाइवर्जेंट हो रहा है तो न्यू फॉर्म तो होगी लैंड। इसको एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना। यही, ये क्वेश्चन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चल जाओगे आपको नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। मैंने इसलिए बोला था सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें तो हम क्लास में पढ़ लेंगे, समझ रहे हो, है ना। और वैसे भी बोला था कि 70% हमने पढ़ा, 20% पीवाईक्यू से पढ़ा। ये क्लास 20% पीवाईक्यू, 10% तो पढ़ना ही नहीं है, छोड़ने भी हैं कुछ चीजें। दिस इज आर्ट, इफ दिस थिंग वी हैव टू लीव, वो एक आर्ट है। क्या छोड़ना है, वो भी एक आर्ट, सब नहीं पढ़ना। अच्छा, ये ऑलरेडी आंसर दिया तो किलिमंजारो हमने पढ़ा, तंजानिया और कीनिया पर है, ठीक है। फिर इटना हमने पढ़ा, इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। फिर सिमेरू, ये इंडोनेशिया में है। अगर नहीं पढ़ा तो फिर से एक बार देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ए बी 1 2 3 4 आंसर होना चाहिए, तो अपना 1 2 3 ये आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डोरमेंट वोल्केनो? तो डोरमेंट में माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। ये प्रीवियस स्लाइड जो हमने पढ़ी 2 3 स्लाइड पहले, तो उसमें मैंने अलग अलग माउंटेन के बारे में बताया, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, और कौन सा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। वेयर इज द माउंट हेलना, ये मैंने बताया, हेलेंस, ठीक है, यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है। तो माउंट, लाओ ये माउंट विशोविस, स्पेलिंग का मुझे पता नहीं है। इटली में है, जब हमने प्रीवियस देखा ऑलरेडी, इटली में है ये, मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है।
ये देखो ये वाला विसुवियस, ये इटली में है, ठीक है। इतना इटली पता नहीं, पेनिसुला है, यूरोपियन पेनिसुला, इटली। अगर नहीं पता तो आपको ज्योग्राफी के मैपिंग सीरीज देखनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी हर क्लास में बोलता हूँ, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यू मस्ट बी अवेयर आप कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। अगर मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि पेनिसुला ऑफ इटली, तो आपके दिमाग में आंसर, मैं यूरोप यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूरोशिया बोल दिया, यूरोशिया मतलब एशिया और यूरोप, यूरेशियन प्लेट ही है ना, यूरेशियन प्लेट मान लीजिए एशिया और यूरोप, तो उसी समय समझ लेना, राइट। तो मैपिंग पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हाँ, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में हमने पढ़ा, इंडोनेशिया में। माउंट विसोवियस ये इटली में है। मोना लाओ हवाई में, ठीक है। मुझे इसमें से एक्चुअल में ही इसका नहीं पता था माउंट लाओ का, लेकिन दो का पता था। माउंट विसोवियस सी वाला कहाँ होगा, इटली में। सेकंड होगा सी होगा 2, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। ए वाला होगा 4 में, इतना मुझे पता था। अब दो मुझे नहीं पते थे एक्चुअल में। फिर मैंने नाम पढ़ा साकुराजिमा। ये कुछ नेम मुझे जापानीज टाइप लग रहा है ना। ये देखो, जब जैसे नोबिता शिजुका डोरेमोन, कुछ ऐसे जापानीज नाम अलग से दिखते हैं ना। तो इसका मैंने थर्ड कर दिया, बी का थर्ड। अगर मुझे करना होता एग्जाम में तो मैं ऐसे ही करता, इसका डी का मुझे पता नहीं था, तो मैं देखता कि 432 किस में है, 432 432, तो डी पार्ट होना चाहिए, है ना। यही आंसर। इन वंच कंट्री इज द एक्टिव वोल्केनो माउंट मेरापी। मेरापी का नाम सुनते हैं आपको इंडोनेशिया याद आना चाहिए, ठीक है। जापान में अभी हमने पढ़ा, वो फिर से लिखो, माउंट एटना इटली में, एटना। और दूसरा ये जो वी वाला नाम था, ठीक है। माउंट मेरापी इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द आइलैंड। अच्छा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है इंडोनेशिया, ठीक है, ये रीजन में, ठीक है, इंडोनेशिया। अब ये अलग अलग जावा, ये कहाँ गया मैपिंग, ये पॉलिटिकल मैप अपना। इंडोनेशिया देखोगे साउथ ईस्ट में है, ये दिख रहा है आपको इंडोनेशिया। ये अलग अलग आइलैंड वाला ग्रुप है, मेन करके 4-5 आइलैंड है मेन में, सुमित्रा, जावा, फिर बोर्नियो, फिर एक और है। तो सेल्बस का मैंने नाम नहीं सुना, तो ये तो डी वर्ड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये तीनों होने चाहिए, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई एलिमिनेशन उस तरीके से कर नहीं सकते। ये तीनों ही क्योंकि नाम है, क्योंकि इतना डेप्थ में तो कोई पढ़ेगा नहीं कि कौन से आइलैंड पे है। तो इसका जावा, बाय द वे आंसर जावा, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस एंगल से कि कोई बंदा, हर बंदा सॉल्व नहीं कर पाए। ये सॉल्व कर सकते हैं कि इतनी बार पूछा गया। अच्छा, लिस्ट करो उसके साथ कंपेयर। माउंट एटना, एटना यानी कि इटली, ए वाला किसके साथ होगा, 4 के साथ। किलिमंजारो तंजानिया और दूसरा कीनिया, तो बी वाला 3 होगा, बी वाला 3। आंसर नहीं देखना अभी, ठीक है। केटमाई ये हमें नहीं सुना, नहीं पढ़ा। बैरन आइलैंड ये इंडिया का है। इंडिया का तो सारे याद रखना। डी यानी कि 1, तो 4-3 एंड में 1, 4-3 यही है, एंड में 1, तो डी पार्ट होना चाहिए आंसर, ठीक है। अब देख लो सी किसके साथ है, C2 यूएसए के साथ। अब यूएसए पढ़ लो। अब ये क्वेश्चन जैसे देखा कि मुझे ये नहीं आया, 3 आ गए, तो ये वाला अपनी नोटबुक पे लिख लेना, काटमाई कहाँ पे है, यूएसए में। समझ गए किस तरह से करना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय द बेल्ट ऑफ वोल्केनो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। सीधी सी बात है भाई, फैक्चुअल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ एंड वोल्केनो में वहां से पढ़ सकते हो कि पैसिफिक के रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर बोल दो तो कहाँ एग्जिस्ट करता है। Which are the following best explain the reason for the eastern and western boundaries of Pacific Ocean experience frequent earthquake? पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये आ गया यूरेशियन प्लेट, ये आ गई अपना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। क्या लिखा है, देर आर डीप ओशन ट्रेचेस अलोंग द मार्जिन। चलो, हाई माउंटेन्स स्ट्रेच अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन अर्जेंट टू दिस ओशियन। हाई माउंटेन स्ट्रेच, क्या लिखा है, रीजन फॉर द ईस्टर्न वेस्टर्न ऑफ द पैसिफिक फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक का रीजन क्या है। तो अर्थक्वेक का रीजन ट्रेंचेस तो हो नहीं सकते। तो ये ट्रेंचेस तो वो जो जहां से वो एक सबडक्ट करती है ना लाइन, उस वहां पॉइंट पॉइंट पे बोलते हैं ट्रेंचेस बनते हैं, जो गहराइयों वाले एरिया। द करंट ऑफ वास्ट पैसिफिक ओशन कंटिन्यू टू डैश अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दिस मार्जिन कोइंसाइड विद द प्लेट मार्जिन। हाँ, अब ओशियन प्लेट, ओशियन प्लेट
कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो अर्थक्वेक बनेंगे। तो ये हो सकता है आंसर डी पार्ट। और फिर से वही आ गया, शील्ड वोल्केनो और ये सब वोल्केनो। अपने इंडिया की बात करी तो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ डेक्कन जो अपने रीजन है, और दूसरा साइबेरियन का रीजन, ये कौन से हैं? फ्लड बसाल्ट के। फ्लड बसाल्ट, फ्लड बसाल्ट क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया। फ्लड बसाल्ट मतलब जो फिशर टाइप का जो लावा निकलता है, उससे जो एरिया जो कवर हो जाता है सारा, ये फ्लड बेसाल्ट रीजन कहते हैं इसको। ठीक है, जो लावा हमारा मूव करता है, ये कहाँ हो सकता है? जहाँ तो होता है फिशर टाइप। फिशर टाइप कहाँ हो सकता है? ये डेक्कन वाले कहाँ बनते हैं? जहाँ अपना हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट। ठीक है, इसके और कौन कौन से रीजन है? जो डेक्कन वाला रीजन है, फिर अपना आइसलैंड वाला रीजन देख लिया। तो फ्लड बेसाल्ट डी जाने की टू होगा, डी टू कहाँ? ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। चलिए, कैल्डेरा, फिर आ गया कंपोजिट वोल्केनो और शील्ड वोल्केनो। अच्छा, कंपोजिट वोल्केनो और शील्ड वोल्केनो। अच्छा, फ्लड बेसाल्ट वन हो गया। अच्छा, शील्ड वोल्केनो हमारे कहाँ है? मेनली हवाई आइलैंड पे है, तो ए का थ्री होना चाहिए। ए का थ्री अब दोनों में आ गया। तो कंपोजिट वोल्केनो, कंपोजिट वाले हमें मिलते हैं फिलीपींस में। ठीक है, तो बी का होना चाहिए फोर, बी का फोर होना चाहिए। डी, कंपोजिट वोल्केनो इंडोनेशिया में। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। फ्लड बसाल्ट डी मतलब डी होना चाहिए हमारा वन। तो शील्ड वोल्केनो होना चाहिए हमारा हवाई आइलैंड के साथ होना चाहिए। ठीक है, थ्री। तो फिर ये होना चाहिए हमारा कंपोजिट होना चाहिए इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया के साथ होना चाहिए, फिलीपींस के साथ। कंपोजिट तो फिलीपींस में होता है, ठीक है। तो बी होना चाहिए फोर। हाँ, तो फिर डी बड़ा आंसर होना चाहिए, सही है। एक बार इस पर देख लेना, एक बार इंटरनेट पर सर्च करके खुद, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो फॉलोइंग ए वोल्केनो इरप्शन कॉल्ड। ये हमारा वोल्केनो है, डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो, ये टॉप है जो जहाँ से हमारा वोल्केनो बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं? कार्टर, कराटर। ठीक है, जहाँ हमारा मैग्मा पड़ा होता है उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ठीक है, ये है अपना वोल्केनिक कोन। और जब वोल्केनो निकलेगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर ये वोल्केनो जब गिरेगा थोड़ा ठंडा होएगा, इधर क्या बन जाएगा? सिंडर, सिंडर। और ये यहाँ से वोल्केनो निकल रहा है मैग्मा चैम्बर से कार्टर तक, इसको क्या बोलेंगे? वेंट। ठीक है, सेंट्रली इरप्टेड वोल्केनो की बात कर रहा हूँ। तो क्या पूछा है कि जो टॉप ऑफ द वोल्केनो, ये तो क्या है? कार्टर होगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इंडिविजुअल लावा फ्लो आर नॉर्मली ओनली a few feet thick, but over a long period of time, repeated flow may build up volcano. Such volcano are called। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया कि वो जो हाई फ्लूइड के जो लो विस्कोसिटी वाले वो होते हैं, लावा होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? शील्ड वोल्केनो में से। ठीक है। अच्छा, कंपोजिट वोल्केनो और स्ट्रेटो वोल्केनो ये दोनों सेम ही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं कि बी, कोई बी लिख दे कोई सी लिख दे, सेम ही है, तो ये तो कभी आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोई जो एग्जामिनर होगा वो नहीं भेजेगा। सिंडर कौन वोल्केनो कौन से होते हैं? जो वोल्केनो निकला वहां से ऐश पड़ा, इन्हीं को बोल देंगे सिंडर कौन, जो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो शील्ड वोल्केनो आंसर होगा। तो ये देखो, उन्होंने गलत लिखा था। A large body of magnetic material that cool in the deeper depth of earth crust and develop in the form of large dome is known as लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल इन द डीपर डेप्थ ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये मैंने बताया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात कर रहा है वो, कि डेप्थ में डोम बन जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। अच्छा, लोकोलिथ क्या हो गया? अब डेप्थ में नहीं, थोड़ा ऊपर बने और डोम ऊपर बने नीचे वेंट हो, उसको बोल के लैकोलिथ। अच्छा, लोकोलिथ क्या हो गया? ये इस तरह का। ठीक है, और फैकोलिथ। ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर, एक इस तरह का सिंकलाइन एंटीलाइन, इस तरह का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए? तीन चार एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, अर्थक्वेक के थोड़े क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक इज मोर डिस्ट्रक्टिव।
बॉडी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव आर मोर डेंजरस देन बॉडी वेव, ठीक है। बॉडी वेव में कौन सा होता है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव पी वेव से ज़्यादा थोड़ा डेंजरस होता है, लेकिन दोनों की बात करो तो सरफेस वेव ज़्यादा होगा, तो सी पर आंसर होना चाहिए। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो वोल्केनो सीधा सीधा आंसर है भाई, बाकी सारे क्या है इनडायरेक्ट सोर्स, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है। विच टाइप ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, फ्लड बसाल्ट वाले होंगे, है ना। वोल्केनिक इरप्शन हैव कॉज्ड डेक्कन ट्रैप फ्लड बसाल्ट वाले होंगे, तो फ्लड बसाल्ट, फ्लड बसाल्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है भाई, ये मैंने बताया था। लिथोस्फीयर सबसे ऊपर क्या आती है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर क्या आएगी अपनी अस्थेनोस्फेयर, फिर उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद बेरिस्फेयर। बेरिस्फेयर यानी कि कोर, आउटर कोर, लिक्विड, इनर कोर, सॉलिड। फिर उसके बाद ये क्या आएगा, मेंटल, ठीक है। मेंटल यानी कि यहाँ तक। और लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट प्लस थोड़ा सा मेंटल का पार्ट, यहाँ इतना पार्ट, ये पार्ट है मेंटल, मेंटल इतनी है ना, तो ये मेंटल का पार्ट और क्रस्ट का, क्योंकि मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला पार्ट है ना, ये सॉलिड है, तो ये लिथोस्फीयर का नहीं। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड है। एस्थेनोस्फीयर सेमी सॉलिड यानी मेंटल का ये वाला पार्ट, और मेंटल का सॉलिड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, मीजोस्फीयर। और फिर अपना नीचे, तो ये क्या पूछा, लिथोस्फीयर क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, तो बी पर आंसर आना चाहिए, राइट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज करेक्ट। इट इज जोन ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, बिल्कुल सही। एक्टिव सेस्मिक एंड वोल्केनिक जोन, बिल्कुल सही। डीप ट्रेंच से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही। तीनों पार्ट होना चाहिए, 1 2 3 होना चाहिए आंसर, ठीक है। वोल्केनो माउंट मेरापी बारबरा है, कहाँ है, इंडोनेशिया में है भाई ये। अच्छा, 2021 में पूछा गया है, क्योंकि उस समय होगा कोई न्यूज वगैरह में आया होगा, ठीक है। ओके चलिए, फिर क्या लिखा है, ये सेम हमने क्वेश्चन पढ़ा अभी। फ्लड बसाल्ट यानी कि डी होगा 2, D2, ये दोनों होने चाहिए। फिर शील्ड वोल्केनो कहाँ, फिलीपींस में होने चाहिए, जहाँ हवाई में होते हैं। 3, थ्री के दोनों आ सकते हैं। फिर कैल्डेरा, कैल्डेरा कहाँ होगा, कंपोजिट, कंपोजिट होगा, फिर बी होगा 4 में, तो डी पार्ट होगा जब सी पार्ट, इन दोनों में से एक बार देख लेना यार, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार ना सारे वोल्केनो। क्या आंसर है, ए 3 4 1 2 3 4 1 2 वो डी पार्टी बोला उन्होंने, डी पार्टी। ए शील्ड वोल्केनो, हवाएं, एक बार लिख लो, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो उसको बार बार लिखो। शील्ड वोल्केनो की बात करो तो हवाएं आइलैंड, हवाएं आइलैंड, ठीक है। सेकंड बी, कंपोजिट, कंपोजिट की बात करो तो क्या आना चाहिए, फिलीपींस, फिलीपींस। फिर उसके बाद बात की इतने, चलो कैल्डेरा की, कैल्डेरा, कैल्डेरा इंडोनेशिया। समझे, कैल्डेरा कब बनेगा, जब बड़ा एक्सप्लोसिव वोल्केनो होगा, वो फट जाएगा और सारा मटेरियल अपने में समेट लेगा, तो बड़ा कार्टर बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको बोल देंगे कैल्डेरा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, एक बार पढ़ लिया ना, शील्ड वोल्केनो, हवाएं, कंपोजिट, फिलीपींस, कैल्डेरा, इंडोनेशिया, 5 बार अपने मन में बोलो, तभी आपको समझ आएगी। शील्ड, हवाएं, कंपोजिट, फिलीपींस और कैल्डेरा इंडोनेशिया, ठीक है। CDSE 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। तो बैरन आइलैंड है जी, बिल्कुल, ठीक है। बैरन आइलैंड, देखो बैरन आइलैंड बार बार पूछ रहे तो उसको रट लो, रियूनियन आइलैंड बार बार पूछता है, उसको भी रट लेना चाहिए। कंपोजिट वोल्केनो कौन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटो कौन, बिकॉज ऑफ, देखो कंपोजिट और स्ट्रेटो को सेम ही कहा जाता है, तो इधर पता भी चल गया मतलब, ठीक है। क्योंकि देखो कंपोजिट में मैंने क्या बताया कि एक लेयर निकली, फिर दूसरी लेयर निकलेगी, फिर तीसरे से लेयर वाई बनता है। अल्टरनेट शीट ऑफ लावा एंड पायरोक्लेटिक मटेरियल, तो लेयर वाई बनेगा, ठीक है। ये नहीं होगा ऑप्शन ऑफ लावा एंड, ये नहीं। डेक्कन ट्राई फॉर्मेशन, देखो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, फ्लड बसाल्ट की वजह से। देखो एनडीए में जो पूछा गया वो सीएपी में पूछा गया, क्वेश्चन को घुमा रहा है ना, क्वेश्चन को घुमा रहा है, बट वो सेम ही है। अच्छा फिर से आ गया, माउंट मेरापी, ए पार्ट का क्या होगा, इंडोनेशिया होगा, A4 होगा। फिर साकार जुमा जापान होगा ये, ठीक है, बी का होगा थर्ड। फिर माउंट विशोवियस, ये इटली में होना चाहिए, सी का हो गया 2,
माउंट लाओ ये यूएसए में होना चाहिए, यूएसए में नहीं, फिर ये हवाई पचा 1 डी का 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 चल 4। अच्छा मेरे ख्याल से इधर भी आंसर लिखे हुए हैं, पीडीएफ में आपको साइड में आंसर मिल जाएगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज अ वोल्केनिक ओरिजिन, तो रियूनियन आइलैंड अभी मैंने बात कर रहा था। इंडिया में कौन सा, रियूनियन आइलैंड और दूसरा बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इंडिया। अच्छा रियूनियन आइलैंड कहाँ है, इंडियन और रशियन में है, मेडागास्कर और साउथ ऑफ मॉरिशस एंड इज अ रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के रीजन आता है, तो बैरन आइलैंड इंडिया का है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको स्लाइड को। फिर भी चाहता फॉलोइंग इज डोरमेंट वोल्केनो, किलिमंजारो, ये तो रटा होना चाहिए। ठीक है, किलिमंजारो, ये सारे बाकी कौन से हैं, एक्टिव हैं। ठीक है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड डेक्कन ट्रैप इज करेक्ट, डेक्कन ट्रैप की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है इंटेंसिव वोल्केनो एक्टिविटी इन द पाथ फिशर इरप्शन, बिल्कुल सही बात है भाई, फिशर इरप्शन हो रहा है। क्या हो रहा है इधर, जो डेक्कन वाले बने हैं ये हमारे किससे बने हैं, ये बने हैं हमारे मेंटल प्लूम की वजह से। क्या हो रहा है, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट तो निकल रहा है, धीरे 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 निकलेगा कैसे, ये प्लेट के बीच में मेटल प्लूम हो गया, फिर निकलेगा धीरे धीरे, फिर मतलब कि कोई एक क्रैक, क्रैक के थ्रू बाहर आएगा, तो ये तो होगा टुवर्ड द वोल्केन लावा स्प्रेड आउट इन हॉरिजॉन्टल शीट। हाँ बिल्कुल। द रेगुलर सॉइल फाउंड हियर इज रिच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिच नहीं होती ये सॉइल हमारी, एलुवियल सॉइल होती है जो नाद में पड़ती है, तो ए और बी होना चाहिए। ठीक है, मानो ठीक है। अच्छा सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे फर्दर क्लास में, हम सॉइल के बारे में पढ़े जहाँ हम डेप्थ में पढ़ेंगे कि सॉइल जो एलुवियल सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए बेटर रहेगी, राइट, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर कहते हैं लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट पुल डीपर ऑफ द अर्थ क्रस्ट डेवलप इन द फॉर्मर लार्ज डोम इज नोन एज, ये शायद पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो प्रीवियस ऑप्शन भी हमने डिस्कस कर लिया। द ट्रैक एंड ट्रैप, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ट्रैक एंड ट्रैप से, एनडीए में पूछा गया, फिर देखो ये एक मैंने लिखा नहीं है लेकिन बार बार एनडीए में पूछेगा, फिर वही सीएपीएफ में पूछेगा, फिर सीएससी में पूछेगा, फिर सीडीएस में पूछेगा, यूपीएससी के जितने भी हो गए ना, ईपीएफओ, ये सारे एग्जाम यूपीएससी के जितने भी हो सारे एक बार देख लिया करो। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अगर आप सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीएपीएफ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने हैं। अगर आप सीडीएस कर रहे हो तो सीडीएस के आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, एनडीए कर रहे हो तो एनडीए के सारे देखने हैं। तो जैसे ही आपने सीएपीएफ का कर लिया, अगर आपका टाइम बच रहा है तो सीडीएस के करोगे, फिर उसके बाद एनडीए के करोगे। ठीक है, फिर भी टाइम लग रहा है तो सीएससी की कोशिश करना। एनडीए वाले पहले एनडीए करो, अगर टाइम लग जाए तो फिर सीडीएस पे जाना, फिर टाइम लग जाए फिर सीएपीएफ पे जाना। सीएससी वालों को तो सभी करना है, उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है। कंपोजिट वोल्केनो कौन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटोकॉन बिकॉज ऑफ द, अच्छा अल्टरनेटिव शीट हमने आप पहले भी किया ना। Individual lava flow are normal only a few thick, but over a long period of time, a repeat flow may build a volcano. Such volcano termed as shield, ये भी हमने पढ़ा। कंपोजिट वोल्केनो ये सेम ही है, सेंट्रो कौन मैंने बताया कि वोल्केनो निकल के ठंडा हो जाएगा उसके बाद वो जो बनेगा। ठीक है। व्हाट इज द डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ वोल्केनो फॉलोइंग वोल्केनो, अच्छा ये वोल्केनो टॉप, कार्टर की बात करेगा। ठीक है। चैम्बर क्या होता है, जहाँ से मैग्मा होता है, मैग्मा चैम्बर। वेंट ये पाइप जहाँ से निकलेगा सारा मैग्मा। सिंडर ये निकलेगा बाहर अपना लावा, और यहाँ जमा हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, इसी को बोल देंगे सिंडर को। ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ वोल्केनो और करेक्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर वोल्केनो एक्सप्लोसिव इंडेक्स, बिल्कुल सही। आइसलैंड फिल्म पेपर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल वोल्केनिक एक्टिविटी से क्रिएटेड है। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया उसमें लिखा हुआ था डेप्थ में, तो वो एक बार स्लाइड पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा वोल्केनिक सोइल आर रिच डीपर एंड फर्टाइल एंड अलो इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक प्लेस, ठीक है ये भी सही है, तो 1 2 3 आंसर होना चाहिए, तो डी पार्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा आपको जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ने को बोलता ना, आपको क्वेश्चन रीड करना है, कभी भी आंसर की तरफ मत भागना, आंसर एक गलत भी हो सकते हैं, है ना, तो कोई भी सही हो नहीं सकता, जहां से आंसर क्वेश्चन लिए तो हो सकता है उन्होंने गलत किए हो, जब मैंने ही गलत आंसर कर दिए, तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगा ये आंसर सही है तो मैंने आंसर सही कर दिया। ठीक है। एनडीए 1 2016 में क्वेश्चन है कि वोल्केनिक इरप्शन इज अकम्पनीड बाय अर्थक्वेक, हाँ सही है, ये स्टेटमेंट सही है। वोल्केनिक इरप्ट वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, हाँ ये भी सही है। ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड द करेक्ट, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, हाँ ट्रू तो है, बट स्टेटमेंट सेकंड नॉट द करेक्ट, हाँ सही है, नॉट करेक्ट है, दोनों सही तो है, लेकिन पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट एक्सप्लेन थोड़ा कर रही है, पहली स्टेटमेंट को नहीं कर रही है, तो इसलिए नहीं है। तो आई थिंक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सो हाउ वाज द लेक्चर, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है लेक्चर खत्म।
हमने बोला था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को होगा आपका रिवीजन डे, नो क्लास, नो क्लास, थर्सडे, फ्राइडे 6 PM टाइम रहेगा। 4 दिन क्लासेस रहते हैं हमारे, ठीक है, 4 क्लासेस पर वीक फॉर 2-3 वीक्स। तो नेक्स्ट वीक भी हम ये 4 क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है हम 5 क्लासेस पे आए, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट मंथ हम पॉलिटी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो पॉलिटी हम मॉर्निंग में क्लास लेंगे, पॉलिटी की मॉर्निंग में क्लास चलेगा, कोई 7-8 बजे में, टाइम आपको अभी डिसाइडेड नहीं है तो टाइम डिसाइड करके पॉलिटी मॉर्निंग में क्लास लगे, इवनिंग को 2 क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 5 दिन कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारी, देखो अभी स्टार्टिंग में 4 क्लासेस चल रही हैं, धीरे धीरे हमें पहुंचना है कि 6 to 7 क्लासेस, फिर हम 4 से 6 क्लासेस पढ़ेंगे, फिर हम 7 क्लासेस, और जब एग्जाम रिजल्ट पास होगा तो 8 क्लासेस हम पर वीक पढ़ेंगे। यानी कि दिन में आपको 1.5-2 घंटे क्लास तो मिनिमम लेनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दिन में अभी कितना चल रहा है, 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहती है, जिसमें हमारा एक्चुअल जो स्टडी होती है वो 45 मिनट से 1 घंटे की रहती है, फिर उसके बाद पीवाई को सॉल्व करते हैं। अदरवाइज अगर मैं पीवाई को अलग सॉल्व करवाऊंगा तो उससे क्या होगा कि क्लासेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे, और आपको बार बार अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा, एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ देना। अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ऑलरेडी गूगल फॉर्म नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से गूगल फॉर्म पे भर देना। अदरवाइज जो उसका पीडीएफ वगैरह है वो वीके भी अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे वीके भी अकेडमी तो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ पीवाईक्यू वाला पीडीएफ और अपना जो लेक्चर पीडीएफ था वो दोनों, और उसके साथ में आपको बुक भी एनसीईआरटी की चैप्टर वो सेंड कर दूंगा, ताकि आप बुक के लिए भी इधर उधर ना भटकना पड़े, बुक मिल जाए। अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में बुक है तो वेल एंड गुड, तो आपको तो कोई टेंशन है नहीं। पीवाईक्यू में भेज दूंगा, जो बुक में नहीं है वो इन्फॉर्मेशन पीडीएफ से देख लेना, इतना मोर देन एनफ है, टॉपिक आपका कवरेज 100% हो गया। हाँ, इसके सिवा आपको और ज़्यादा मन कर रहा है पढ़ने का तो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। जीसी लियो वगैरह भी मत लेना, क्योंकि हमारा क्लासेस में सब कुछ कवर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, दैट वाज इट। जय हिंद।